सूरज की तपती किरणें धूल भरे स्कूल के मैदान पर बेरहमी से बरस रही थीं, जहां अनन्या शांत खड़ी बच्चों को पा रही थी। उसके साधारण और थोड़े पुराने कपड़े उसकी गरीबी को दर्शाते थे, लेकिन उसके चेहरे के तेज को कोई कम नहीं कर सकता था। वह गांव के छोटे बच्चों को जीवन के पाठ सिखा रही थी। तभी अचानक दूर से इंजन के शोर ने शांति भंग कर दी। मिट्टी की सौंधी महक अब धीरे धीरे महंगे इत्र और डीजल के धुएं में बदलने लगी थी, जो आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। गांव के कच्चे और ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर धूल उनाती हुई एक चमचमाती काली लग्जरी कार आकर रुकी, जिसे देखकर ग्रामीण बुरी तरह सहम गए। कार का दरवाजा खुला और उसमें से अद्वैत सिंह राठौर बाहर निकला, जिसका नाम ही पूरे देश के बिजनेस जगत में खौफ और सम्मान पैदा करता था। उसने अपने काले चश्मे हटाए और उसकी गहरी नजरें सीधे स्कूल के उस बरामदे पर टिक गईं जहां अनन्या खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी कठोरता और जीत की भावना थी, जैसे उसने कोई खोया हुआ कीमती खजाना पा लिया हो। अनन्या ने अपने कांपते हाथों को मजबूती से मुट्ठी में भींच लिया और खुद को पूरी तरह शांत रखने की कोशिश करने लगी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि 10 साल बाद वह इंसान फिर से उसके सामने होगा जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी थी। अद्वैत के भारी कदम जमीन पर मजबूती से पा रहे थे, जैसे वह इस पूरी धरती का एकमात्र स्वामी हो और सब कुछ उसके इशारे पर चलता हो। गांव के लोग डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन अनन्या अपनी जगह पर किसी मजबूत चट्टान की तरह डटी रही। जब अद्वैत उसके ठीक करीब पहुंचा, तो स्कूल के मैदान की हवा में तनाव इतना बा गया था कि उसे स्पष्ट महसूस किया जा सकता था। उसने बिना कोई शब्द कहे अनन्या की आंखों में गहराई से झांका, जहां नफरत और पुराने दर्द की एक लंबी दास्तान साफ झलक रही थी। अद्वैत की खामोशी किसी आने वाले बब्बे विनाश की चेतावनी की तरह लग रही थी, जो इस शांत वातावरण को चीरने के लिए तैयार थी। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो यह साबित कर रही थी कि वह कभी हारना नहीं जानता था। अचानक अद्वैत ने अनन्या का हाथ अत्यंत मजबूती से पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया, जिससे पूरे स्कूल परिसर में सन्नाटा छा गया, इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती या विरोध कर पाती। उसने पूरी ताकत और जुनून के साथ उसके होठों पर एक गहरा चुंबन जड़ दिया। यह केवल एक साधारण चुंबन नहीं था, बल्कि 10 साल के लंबे इंतजार और पागलपन का एक ऐसा विस्फोटक प्रदर्शन था जिसने सबको हिलाकर रख दिया। अनन्या की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसका पूरा शरीर एकदम सुन्न होकर जत्सा रह गया था। वहां खड़े गांव के लोग और छोटे बच्चे इस दृश्य को देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह गए, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसी घटना नहीं देखी थी। अनन्या के हाथों से चौक का टुकड़ा नीचे गिरकर मिट्टी में मिल गया, जो उसकी टूटी हुई आंतरिक शांति का प्रतीक लग रहा था। अद्वैत ने उसे जब छोड़ा, तो उसकी सांसें तेज चल रही थीं और उसकी आंखों में एक अजीब सी दीवानगी सवार थी। उसने अनन्या के चेहरे को अपनी उंगलियों से सहलाया और एक ऐसी मुस्कान दी जो डरावनी और मोहक दोनों ही लग रही थी। पूरे 10 साल अनन्या, मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए इस दुनिया का कोना कोना छान मारा और तुम यहाँ इस धूल भरी जगह में छिपी थीं। अद्वैत की आवाज गूंजी। उसकी आवाज में एक गहरा अधिकार था जो अनन्या के कानों में किसी पिघले हुए लोहे की तरह उतर रहा था। अनन्या ने अपना चेहरा पीछे झटका और अपनी आंखों में जमा आंसुओं को बहने से रोकते हुए उसे नफरत भरी नजरों से देखा। वह कमजोर लड़की नहीं थी, जिसे अद्वैत ने सालों पहले अपनी शक्ति के बल पर डराया और धमकाया था। तुम्हें यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? और तुमने जो अभी किया, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, अनन्या ने गरजते हुए कहा। उसकी आवाज में एक ऐसी दृढ़ता थी जिसने अद्वैत को एक पल के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह बदल गई है। गांव के कुछ लोग जो पहले डरे हुए थे, अब अपनी मास्टर जी के अपमान को देखकर धीरे धीरे विरोध में फुसफुसाने लगे थे। लेकिन अद्वैत को किसी की परवाह नहीं थी, क्योंकि उसके पास सत्ता, पैसा और एक जिद्दी दिल था जो बस अनन्या को चाहता था। अद्वैत के पीछे खड़े उसके अंगरक्षकों ने तुरंत एक घेरा बना लिया ताकि कोई भी ग्रामीण बीच में हस्तक्षेप करने की हिम्मत न कर सके। अद्वैत ने अनन्या के करीब आकर उसके कान के पास झुककर धीरे से कुछ कहा,
जिससे अनन्या के चेहरे का रंग पूरी तरह सफेद पा गया। उसने उसे याद दिलाया कि वह अब भी उसी के पान और उसकी पुरानी यादों के जाल में पूरी तरह फंसी हुई है। अनन्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसका अतीत फिर से उसका करान और की पान बात गरा था। भविष्य बर्बाद करने आ गया है। गांव का मुखिया, जो पास ही खड़ा था, उसने हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन अद्वैत की एक तीखी नजर ने उसे वहीं रोक दिया। अद्वैत ने अपनी जेब से एक चेक निकाला और उसे हवा में लहराते हुए स्कूल की जर्जर दीवार की तरफ एक तिरस्कार भरी नजर से देखा। उसने घोषणा की कि आज से यह स्कूल और इसके आसपास की पूरी जमीन अब राठौर एंटरप्राइजेज की निजी संपत्ति बन चुकी है। इस खबर ने स्कूल में मौजूद हर व्यक्ति के पैरों तले से जमीन खिसका दी और अनन्या को गहरा धक्का लगा। तुम पैसे से जमीन खरीद सकते हो अद्वैत, लेकिन लोगों का सम्मान और मेरी आत्मा कभी नहीं खरीद पाओगे, अनन्या ने उसे चुनौती देते हुए कहा। उसके शब्द सीधे अद्वैत के अहंकार पर चोट कर रहे थे, जो अब तक खुद को अजेय समझता आया था। अद्वैत ने एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा कि उसे सम्मान की नहीं, सिर्फ अनन्या की जरूरत है और वह उसे पाकर ही रहेगा। उसने स्पष्ट कर दिया कि उसकी 10 साल की लंबी खोज अब समाप्त हो गई है और अब खेल उसके नियमों पर ही चलेगा। मैदान में खई धूल अब धीरे धीरे बैठने लगी थी, लेकिन दोनों के बीच का मानसिक संघर्ष और बढ़ता जा रहा था, जो कम होने का नाम नहीं ले रहा था। अद्वैत ने अपने सचिव को निर्देश दिया कि अनन्या का सारा सामान तुरंत पैक किया जाए और उसे शहर ले जाने की तैयारी की जाए। अनन्या ने चिल्लाकर मना किया, लेकिन उसकी आवाज उस ऊंची और महंगी गाड़ियों के शोर में कहीं दबकर रह गई जो अब स्कूल के बाहर कतार में खड़ी थीं। उसे महसूस हुआ कि उसकी आज़ादी का सूरज अब फिर से डूबने वाला है। अनन्या के दिमाग में उन पुरानी रातों की यादें ताज़ा हो गईं, जब वह अपनी जान बचाकर उस आलीशान महल से भाग निकली थी जहां उसे कैद रखा गया था। उसे लगा था कि इस छोटे से गांव में वह गुमनामी की जिंदगी बिताकर हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगी और बच्चों को पुरियाएगी। लेकिन अद्वैत का जुनून उसकी सोच से कहीं अधिक गहरा और खतरनाक निकला, जिसने उसे यहाँ भी खोज निकाला और उसे वापस ले जाने आया था। वह अब किसी भी कीमत पर उसे दोबारा अपने हाथों से फिसलने देने के मूड में नहीं था। अद्वैत ने अपने फोन पर एक बटन दबाया और देखते ही देखते स्कूल के ऊपर एक हेलीकॉप्टर मंडराने लगा, जिससे पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। गांव वाले अब डरे हुए थे कि यह आदमी वास्तव में कोई बहुत बड़ा और शक्तिशाली राक्षस है जो उनकी शांति छीनने आया है। अनन्या ने अपने छात्रों की ओर देखा, जिनकी आंखों में अपने शिक्षक के लिए चिंता और ढेर सारा मासूम डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने तय किया कि वह हार नहीं मानेगी और इस अहंकारी अमीर आदमी से आखिरी दम तक लड़ती रहेगी। अगर तुम मुझे यहाँ से ले जाना चाहते हो तो तुम्हें पहले मेरी लाश से गुजरना होगा, अनन्या ने स्कूल की चौखट पर खड़े होकर कहा। उसकी आवाज़ में वह दम था जो केवल एक स्वाभिमानी महिला में होता है, जिसने अपनी गरिमा की रक्षा के लिए बहुत कुछ सहा हो। अद्वैत उसकी इस हिम्मत को देखकर अंदर ही अंदर प्रभावित था, लेकिन उसका अहंकार उसे यह जाहिर करने की अनुमति बिल्कुल नहीं दे रहा था। उसने एक कदम और बढ़ाया और अनन्या के चेहरे के बहुत करीब आकर उसे अपनी गहरी आंखों से घूरने लगा। अद्वैत ने धीरे से कहा कि वह अनन्या को मरा हुआ नहीं, बल्कि पूरी तरह जिंदा और अपनी बाहों में चाहता है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पाए। उसने इशारा किया कि अगर वह शांति से नहीं चली तो वह इस पूरे गांव को तबाह कर देगा और किसी को नहीं छोड़ेगा। अनन्या को पता था कि अद्वैत अपनी बात का पक्का है और वह अपनी सनक के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। उसकी आंखों में बेबसी के आंसू आ गए, क्योंकि वह दूसरों की जान खतरे में नहीं डाल सकती थी। धूप अब और भी तेज हो गई थी, जिससे स्कूल का पूरा परिसर एक जलते हुए ओवन की तरह महसूस होने लगा था, जहां जज्बात उबल रहे थे। अनन्या ने अपने आसपास के बच्चों को देखा और फिर अद्वैत के पत्थर जैसे कठोर चेहरे को देखा, जिसने आज तक कभी हार का स्वाद नहीं चखा था। उसे समझ आ गया कि उसे इस युद्ध को जीतने के लिए केवल गुस्से की नहीं, बल्कि एक गहरी और सोची समझी रणनीति की आवश्यकता होगी।
उसने अपनी हथेलियों को साफ किया और अद्वैत की आंखों में आंखें डालकर खजी हो गई। अद्वैत ने आदेश दिया कि स्कूल की छुट्टी कर दी जाए और सभी बच्चों को उनके घर भेज दिया जाए ताकि वह अनन्या से अकेले में बात कर सके। बच्चे डरते हुए एक एक करके बाहर निकलने लगे और हर बच्चा जाते समय अनन्या का हाथ पकड़कर उसे अपनी मूक संवेदनाएं और साथ देने का वादा देता गया। अब मैदान में केवल अनन्या, अद्वैत और उसके हथियारबंद गार्ड रह गए थे, जो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार खड़े थे। हवा में एक अजीब सी भारी शांति छा गई थी जो केवल भयानक तूफान से पहले आती है। तुमने 10 साल तक मेरा इंतजार किया, तो अब कुछ पल और सही, पर याद रखना कि मैं तुम्हारी दासी कभी नहीं बनूंगी, अनन्या ने कहा। अद्वैत ने उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस ली और महसूस किया कि उसे वश में करना उतना आसान नहीं होगा जितना उसने अब तक सोचा था। उसने अनन्या को अपनी कार की ओर चलने का संकेत दिया, जहां सुरक्षा और विलासिता का एक नया जाल उसका इंतजार कर रहा था। अनन्या ने आखिरी बार अपने स्कूल को देखा और भारी मन से अद्वैत के पीछे चलने के लिए तैयार हो गई। जैसे ही वे कार की तरफ बढ़े, अनन्या ने मन ही मन कसम खाई कि वह अद्वैत की इस किश्ती को डुबोकर ही दम लेगी, चाहे उसे खुद डूबना पड़े। अद्वैत को लग रहा था कि उसने आधी जंग जीत ली है, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसने किस आग को छू लिया है। यह तो बस शुरुआत थी उस लंबी और जटिल लड़ाई की जो प्यार, नफरत और सत्ता के गलियारों में लही जाने वाली थी। उनकी कारों का काफिला धूल उड़ाते हुए गांव की सीमाओं से बाहर निकलने लगा, पीछे छोड़ते हुए सवाल और अधूरी कहानियां। महंगी गाड़ी के भीतर की हवा बहुत ठंडी थी, जो बाहर की चिलचिलाती धूप और धूल भरी गर्मी से बिल्कुल अलग महसूस हो रही थी। अनन्या चुपचाप खिड़की के बाहर देख रही थी, जहां उसके गांव के पुराने पेड़ और मिट्टी के घर धीरे धीरे उसकी नजरों से ओझल हो रहे थे। उसे अपनी आजादी छीनने का गहरा डर सता रहा था, लेकिन वह अद्वैत के सामने अपनी कोई भी कमजोरी जाहिर नहीं करना चाहती थी। अद्वैत की तीखी और ठंडी नजरें लगातार अनन्या के चेहरे पर टिकी हुई थीं, जैसे वह उसे अपनी आंखों से ही वश में करना चाहता हो। अद्वैत के मन में भावनाओं का एक विशाल ज्वार उमड़ रहा था, जिसे उसने अपनी पथरीली मुस्कान के पीछे बड़ी चतुराई और क्रूरता से छिपा रखा था। इन 10 लंबे सालों में उसने एक पल के लिए भी अनन्या को अपनी यादों से दूर नहीं होने दिया था, और वह उसका एक जुनून बन गई थी। उसने अरबों की अकूत दौलत कमाई और पूरी दुनिया पर अपना एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया, लेकिन उसका एकमात्र मुख्य उद्देश्य हमेशा अनन्या को ढूंढना ही रहा। उसे लगा था कि उसे पाकर उसका अधूरापन खत्म हो जाएगा, पर अनन्या की नफरत ने उसे बेचैन कर दिया। 10 साल पहले की वह काली और भयानक रात अनन्या के दिमाग में एक डरावने सपने की तरह फिर से पूरी तरह ताज़ा होने लगी थी। उसे आज भी अच्छी तरह याद था कि कैसे उसे अद्वैत के आलीशान महल से अपनी जान और आबरू बचाकर आधी रात को भागना पड़ा था। उस समय अद्वैत के लिए जान की पारा की हा से एक 12 साल कारा में हाल के काम करूरगर था का तथाकथित प्यार एक हिंसक जुनून में बदल चुका था, जो उसे एक निर्जीव गुड़िया की तरह अपनी उंगलियों पर नचाना चाहता था। अनन्या ने अपनी गरिमा और आत्मसम्मान को बचाने के लिए सब कुछ छोड़ने का फैसला किया और इस अनजान गांव में शरण ली थी। मिस्टर राठौर, आपको क्या वाकई लगता है कि आप अपनी चेकबुक से मेरी जिंदगी के 10 साल और मेरी पसंद को खरीद सकते हैं? अनन्या ने कड़े स्वर में पूछा। अद्वैत ने उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस ली और गाड़ी की आरामदायक सीट पर थोड़ा पीछे झुककर अपनी ठुड्डी को धीरे से सहलाया। उसने बहुत ही शांत लेकिन अत्यंत खतरनाक आवाज में कहा कि दुनिया की हर चीज की एक निश्चित कीमत होती है और उसने अब अनन्या की कीमत चुका दी है। अनन्या को उसका यह अहंकार देखकर घृणा हुई और उसने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। गांव के बाहरी इलाके में स्थित एक पुरानी और विशाल हवेली के सामने कारों का काफिला अचानक रुक गया, जिसे अद्वैत ने रातों रात खरीद लिया था। वहां के स्थानीय जमींदार ठाकुर दिग्विजय सिंह अपने हथियारों से लैस गुर्गों के साथ दूर से इस दृश्य को बड़े ध्यान से देख रहे थे। दिग्विजय को अद्वैत की उपस्थिति अपनी निरंकुश सत्ता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा महसूस हो रही थी।
क्योंकि वह इस पूरे इलाके का बेताज बादशाह था। उसे लगा कि एक बाहरी अमीर आदमी यहाँ आकर उसके पुराने रसूख को सीधी चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। अद्वैत ने अनन्या के लिए कार का भारी दरवाजा खुद खोला, जो उसके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत एक शिष्टाचार का झूठा दिखावा मात्र लग रहा था। अनन्या ने उसकी मदद लेने से पूरी तरह साफ इनकार कर दिया और खुद ही नीचे उतरकर उस विशाल हवेली की ऊंची और डरावनी दीवारों को देखा। उसे महसूस हुआ कि वह एक छोटी कैद से निकलकर दूसरी ओर भी अधिक सुंदर, लेकिन बहुत ही खतरनाक कैद में कदम रख रही है। अद्वैत ने उसके पीछे चलते हुए उसे स्पष्ट चेतावनी दी कि अब वह यहाँ से भागने की कोशिश भी न करे। तुम्हें क्या लगता है अद्वैत, क्या मैं आज भी वही डरी हुई लड़की हूँ जिसे तुम अपनी धौंस से आसानी से डरा सकते हो? अनन्या ने पलटकर कहा। उसकी आंखों में अब वह अद्भुत चमक थी जो केवल उन साहसी लोगों में होती है जिन्होंने संघर्ष की भीषण आग में खुद को बार बार तपाया हो। अद्वैत को उसकी यह बदली हुई और सशक्त शख्सियत बहुत ही आकर्षक लग रही थी, जो उसके शिकार करने के पुराने शौक को बढ़ा रही थी। उसने सोचा था कि अनन्या उसे देखकर रोएगी, लेकिन यहाँ तो मामला बिल्कुल विपरीत और बहुत दिलचस्प होता जा रहा था। हवेली के भीतर का भव्य नज़ारा किसी राजसी दरबार से कम नहीं था, जहाँ हर एक चीज पर अद्वैत की अमीरी और उसके रसूख की छाप थी। नौकरों की एक बहुत लंबी कतार सिर झुकाए खड़ी थी, जो अनन्या को इस घर की नई मालकिन के रूप में स्वीकार करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। अनन्या को यह सब देखकर बहुत अजीब और बुरा महसूस हो रहा था, क्योंकि वह पिछले 10 सालों से सादगी और गरीबी में रहने की आदी थी। उसे वैभव और विलासिता की इन दीवारों में अपना दम घुटता हुआ सा महसूस होने लगा था। उसी समय ठाकुर दिग्विजय ने अपने सबसे वफादार और शातिर आदमी को अद्वैत के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करने के लिए तुरंत शहर भेजने का आदेश दिया। उसे गहरा शक था कि अद्वैत का यहाँ आना केवल एक मामूली शिक्षिका के लिए नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा व्यापारिक हित छिपा है। दिग्विजय एक बहुत ही शातिर और लालची इंसान था, जो अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए किसी भी मासूम की बलि बेझिझक चढ़ा सकता था। वह अनन्या के स्कूल की जमीन को लंबे समय से हड़पने की गुप्त योजना बना रहा था। रात के गहराते अंधेरे में अनन्या अपनी खिड़की के पास अकेली खड़ी होकर गांव की उन ठंडी हवाओं को महसूस कर रही थी जो अब उससे दूर थीं। उसने याद किया कि कैसे अद्वैत के पिता ने उसे अपनी बहू बनाने का वादा किया था, लेकिन अद्वैत के पागलपन और अहंकार ने सब कुछ उजाड़ दिया। उसे उस दिन का हर एक कड़वा शब्द याद था जब अद्वैत ने उसे अपनी निजी संपत्ति कहा था, जिसके बाद उसने भागने का फैसला किया। उसकी आंखों से एक आंसू टपक कर उसकी हथेली पर गिरा, जो उसकी पुरानी तकलीफों की गवाही दे रहा था। अचानक कमरे का दरवाजा खुला और अद्वैत हाथ में शराब का गिलास लिए अंदर दाखिल हुआ, जिसकी आहट पाकर अनन्या एकदम सतर्क होकर तुरंत खजी हो गई। अद्वैत के चेहरे पर अब थोड़ी थकान और आंखों में एक अजीब सी बेचैनी साफ तौर पर दिखाई दे रही थी, जो शायद अनन्या के प्रति थी। उसने अनन्या के पास जाकर उसे एक अत्यंत कीमती रेशमी लिबास देने की कोशिश की, जिसे उसने तुरंत ठुकरा दिया और अपनी पुरानी साड़ी को ही श्रेष्ठ बताया। अद्वैत को उसकी इस जिद ने एक बार फिर बहुत ज्यादा गुस्से से भर दिया था। तुम इस बनावटी सादगी का नाटक आखिर कब तक करोगी अनन्या, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम केवल ऐश्वर्य के लिए ही बनी हो? अद्वैत ने पूछा। उसने गिलास को मेज पर जोर से पटक दिया और अनन्या के बहुत करीब जाकर उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों के बीच मजबूती से थाम लिया। उसकी सांसों में शराब की हल्की ऐश्वर्य को बीच मजबूती से थाम लिया। गंध थी जो अनन्या को और भी ज्यादा असहज महसूस करा रही थी, लेकिन वह अपनी जगह से बिल्कुल पीछे नहीं हटी। उसने अद्वैत की आंखों में आंखें डालकर कहा कि असली अमीरी दिल की शांति में होती है। अद्वैत ने उसे झटके से छोड़ दिया और कमरे में इधर उधर टहलने लगा, जैसे वह अपने अंदर के किसी बड़े भावनात्मक तूफान को शांत करने की कोशिश कर रहा हो। उसने बताया कि उसने इन 10 सालों में कितने बड़े पाप किए हैं और कितने निर्दोष लोगों को कुचला है सिर्फ उसकी एक झलक पाने की खातिर। अनन्या को यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि उसके कारण अद्वैत एक और भी अधिक क्रूर और निर्दयी इंसान बन चुका है। उसने महसूस किया
कि अद्वैत का प्यार वास्तव में एक विनाशकारी आग है जो सबको जला देगी। बाहर बगीचे में दिग्विजय के कुछ गुर्गों ने हवेली की सुरक्षा व्यवस्था की टोह लेने की गुप्त कोशिश की, लेकिन अद्वैत के प्रशिक्षित कमांडो ने उन्हें तुरंत खदेड़ दिया। यह छोटी सी हिंसक घटना इस बात का स्पष्ट संकेत थी कि इस शांत गांव में अब एक बहुत बड़ा और खूनी युद्ध शुरू होने वाला है। अद्वैत को इस बात का पहले से ही अंदाजा था कि उसके व्यापारिक दुश्मन उस पर हमला करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे। उसने अपने सुरक्षा प्रमुख को निर्देश दिया कि अनन्या की सुरक्षा में एक भी चूक नहीं होनी चाहिए। अनन्या ने खिड़की से बाहर देखा और उसे अपने स्कूल के उन मासूम बच्चों की याद आई जो शायद अब भी बहुत डरे हुए और काफी परेशान होंगे। उसे चिंता थी कि अद्वैत का यह खतरनाक जुनून कहीं उन गरीब बच्चों के भविष्य को पूरी तरह से अंधकार में न धकेल दे और सब कुछ बर्बाद कर दे। उसने मन ही मन एक ठोस योजना बनाई कि उसे अद्वैत के भरोसे को धीरे धीरे जीतना होगा ताकि वह उसे और गांव को नुकसान न पहुंचाए। उसे पता था कि सीधे टकराव से वह कभी नहीं जीत पाएगी। ठीक है अद्वैत, मैं यहाँ रुकने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम स्कूल और गांव वालों को कभी परेशान नहीं करोगे। अनन्या ने धीमे स्वर में अपनी शर्त रखी, जिससे अद्वैत के चेहरे पर एक विजयी और रहस्यमयी मुस्कान तैरने लगी। उसे लगा कि अनन्या ने अंततः उसकी अपार ताकत के सामने घुटने टेक दिए हैं और वह उसे पूरी तरह नियंत्रित करने में अब सफल हो गया है। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि अनन्या की यह हार अपार करने की बारी है केवल उसकी एक बहुत बड़ी कूटनीति का हिस्सा थी। अद्वैत ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जैसे वह इस नए समझौते पर अपनी मुहर लगाना चाहता हो, लेकिन अनन्या ने उसका हाथ नहीं मिलाया और चुपचाप खड़ी रही। उसे अद्वैत के इरादों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था, क्योंकि वह जानती थी कि वह अपनी बात से कभी भी बड़ी आसानी से मुकर सकता है। अद्वैत ने अपनी आंतरिक हार को छुपाने के लिए एक ठंडी हंसते हुए कमरे से बाहर निकलने का फैसला किया ताकि अनन्या को सोचने का थोड़ा समय मिल सके। उसे अपनी अपार दौलत पर पूरा यकीन था। कमरे में अकेले होने के बाद अनन्या ने तुरंत अपने पुराने और फटे हुए झोले में छिपी एक छोटी सी डायरी निकाली, जिसमें कई महत्वपूर्ण राज लिखे थे। इस डायरी में उन भ्रष्ट लोगों के नाम और सबूत थे जिन्होंने 10 साल पहले उसके परिवार को पूरी तरह बर्बाद करने में अद्वैत के पिता की मदद की थी। उसे पता था कि अगर वह इन सबूतों का सही समय पर इस्तेमाल करेगी तो वह अद्वैत के पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख सकती है। उसकी आंखों में अब बदले की एक नई और ठंडी आग जल रही थी। हवेली की ऊंची छत पर खड़ा अद्वैत दूर क्षितिज की ओर देख रहा था, जहां रात का गहरा अंधेरा अब और भी ज्यादा डरावना होता जा रहा था। उसे एहसास था कि अनन्या को पाना उसकी सबसे बड़ी जीत होगी, लेकिन उसे खोना उसके जीवन की सबसे भयानक और असहनीय हार साबित हो सकती है। उसके दिल में प्यार और नफरत का एक ऐसा अनोखा द्वंद्व चल रहा था जिसे वह खुद भी पूरी तरह समझ पाने में असमर्थ था। उसने कसम खाई कि वह अनन्या को दोबारा कभी भी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देगा। उधर गांव के चौपाल पर ठाकुर दिग्विजय अपने आदमियों को भड़का रहा था कि यह बाहरी अमीर आदमी उनकी पैतृक जमीन और उनकी महिलाओं का अपमान कर रहा है। उसने तय किया कि वह अद्वैत के खिलाफ पूरे गांव वालों को एकजुट करेगा और एक ऐसा माहौल पैदा करेगा जिससे उसे यहाँ से भागना पड़े। वह जानता था कि अद्वैत के पास बेहिसाब पैसा और ताकत है, लेकिन उसके पास स्थानीय लोगों का समर्थन और इस इलाके की रग रग की जानकारी थी। इस प्रकार एक बड़े संघर्ष की नींव उसी रात रख दी गई। सुबह की पहली किरण के साथ ही अनन्या ने अपनी गुप्त रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया और उसने हवेली के पुराने नौकरों से घुलना मिलना प्रारंभ किया। उसने अपनी असीम विनम्रता और सादगी से उन लोगों का दिल जीतना शुरू किया जो अब तक अद्वैत के कठोर अनुशासन और उसके डर के साये में जी रहे थे। वह चाहती थी कि उसे इस घर के हर गुप्त कोने और अद्वैत की हर एक कमजोरी के बारे में पूरी और सटीक जानकारी मिल सके। अनन्या की शांत चालें अद्वैत की तेज चालों के मुकाबले अधिक प्रभावी थीं। अद्वैत ने जब अनन्या को नौकरों के साथ शांति से हंसते बोलते देखा तो उसे एक पल के लिए लगा कि शायद उसकी पुरानी अनन्या वापस आ गई है जो खुश मिजाज थी। उसके कठोर दिल का एक कोना पिघलने लगा।
लेकिन तभी उसे याद आया कि वह यहाँ केवल एक शिक्षिका के रूप में नहीं बल्कि उसकी पत्नी के तौर पर है। उसने तय किया कि वह आज ही अनन्या के लिए शहर के सबसे महंगे जेवर और कपड़े मंगवाएगा ताकि वह उसकी शान के मुताबिक पूरी तरह से सज सके। वह बहुत बेताब था। अद्वैत के भव्य शयन कक्ष में रखे उन कीमती उपहारों को देखकर अनन्या की आंखों में कोई चमक नहीं आई, बल्कि एक गहरा तिरस्कार भर गया। वहां रखे हीरों के हार और रेशमी वस्त्र उसे उन जंजीरों की याद दिला रहे थे जिन्हें वह बहुत मुश्किल से तोड़कर भागी थी। उसने अद्वैत की ओर देखा जो बड़े गर्व से अपनी अमीरी का प्रदर्शन कर रहा था और यह समझ रहा था कि वह सफल हो गया है। अनन्या ने स्पष्ट किया कि उसे ये चीजें नहीं चाहिए क्योंकि उसकी सादगी ही उसका सबसे बड़ा और असली गहना है। तुम इसे सोने का पिंजरा कह सकती हो, अनन्या, लेकिन याद रखो कि इस पिंजरे की चाबी केवल मेरे पास है और मैं इसे कभी नहीं खोऊंगा। अद्वैत ने खिड़की के पास खड़े होकर कहा, जहां से पूरा गांव दिखाई देता था। उसने एक नया फरमान जारी किया था कि गांव के हर घर की मरम्मत उसके निजी कोष से की जाएगी और स्कूल को एक आधुनिक कॉलेज बनाया जाएगा। अनन्या को पता था कि यह उदारता नहीं, बल्कि उसे और पूरे गांव को अपना कर्जदार बनाने की एक बहुत ही सोची समझी और गहरी चाल थी। उस शाम अद्वैत ने गांव के मुखिया और प्रतिष्ठित लोगों को हवेली पर भोजन के लिए आमंत्रित किया ताकि वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सके। उसने सबके सामने घोषणा की कि उसने गांव की अधिकांश विवादित जमीनों को कानूनी तौर पर खरीद लिया है और अब वह यहाँ एक विशाल फैक्ट्री लगाएगा। ग्रामीणों के चेहरों पर खुशी कम और भविष्य को लेकर डर अधिक था, क्योंकि वे जानते थे कि बड़ी कंपनियों का आगमन अक्सर छोटे किसानों की तबाही का कारण बनता है। अनन्या ने अद्वैत की इस व्यावसायिक क्रूरता को चुपचाप बहुत गहराई से महसूस किया। ठाकुर दिग्विजय सिंह, जो अब तक गांव का बेताज बादशाह बना हुआ था, इस रात्रिभोज में अपमानित महसूस कर रहा था क्योंकि उसे कोई तवज्जो नहीं मिली। उसने कोने में खाए होकर अद्वैत को नफरत भरी नजरों से देखा और मन ही मन उसे इस मिट्टी में मिलाने की कसम खाई। दिग्विजय ने उसी रात शहर के एक कुख्यात उद्योगपति पालकी नहीं में मिस्टर खन्ना से संपर्क किया, जो अद्वैत का पुराना और सबसे कट्टर व्यावसायिक दुश्मन था। उन दोनों के बीच एक गुप्त समझौता हुआ जिसका उद्देश्य अद्वैत के इस नए प्रोजेक्ट को पूरी तरह से बर्बाद करना था। अनन्या ने देखा कि अद्वैत रात रात भर जागकर अपने लैपटॉप पर काम करता रहता था और उसकी सुरक्षा टीम हर समय हाई अलर्ट पर रहती थी। उसे एहसास हुआ कि अद्वैत भले ही बाहर से बहुत शक्तिशाली दिखता हो, लेकिन उसके चारों ओर दुश्मनों का एक बहुत बड़ा और खतरनाक जाल बुना जा चुका है। उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए हवेली के पुस्तकालय में रखे पुराने दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया ताकि वह अद्वैत के असली इरादों को समझ सके। उसे वहां कुछ ऐसे कागज मिले जो उसकी पुरानी यादों को झकझोरने के लिए काफी थे। स्कूल के बच्चों के लिए अद्वैत ने शहर से बेहतरीन कंप्यूटर और लैब का सामान मंगवाया था, लेकिन अनन्या ने महसूस किया कि बच्चों को तकनीक से पहले सुरक्षा चाहिए। गांव के माहौल में अब एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी थी, क्योंकि अद्वैत के निजी सुरक्षाकर्मी हर तरफ तैनात थे जो ग्रामीणों पर नजर रख रहे थे। अनन्या ने अद्वैत से कहा कि वह गांव की जान करे, अपनी इस ताकत का प्रदर्शन बंद करे, क्योंकि यह गांव प्यार से चलता है, डर से नहीं। अद्वैत ने उसकी बात को एक हल्के ठहाके के साथ उड़ा दिया जो उसके घमंड को दर्शाता था। मिस्टर खन्ना ने शहर से अपने कुछ पेशेवर गुंडे गांव भेजे थे ताकि वे वहां के शांतिपूर्ण माहौल में अशांति फैला सकें और अद्वैत के काम में बाधा डाल सकें। एक रात स्कूल की नई निर्माणाधीन दीवार को अज्ञात लोगों ने गिरा दिया और वहां आग लगा दी, जिससे गांव में भारी अफरा तफरी मच गई। अद्वैत को लगा कि यह गांव वालों का विरोध है, लेकिन अनन्या ने मौके पर पहुंचकर कुछ ऐसे सुराग खोजे जो किसी बाहरी साजिश की ओर स्पष्ट इशारा कर रहे थे। उसने पहली बार अद्वैत को सच्चाई दिखाने की कोशिश की। तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन असल दुश्मन तुम्हारे ही जैसे सूट पहनने वाले लोग हैं जो शहर में बैठे हैं, अनन्या ने गरज कर कहा। उसने अद्वैत को वे जूतों के निशान दिखाए जो गांव वालों के नहीं थे, बल्कि महंगे ब्रांड के जूते थे जो केवल शहर के लोग पहनते थे।
अद्वैत की आंखों में पहली बार अनन्या के प्रति सम्मान की एक हल्की सी चमक दिखाई दी, क्योंकि उसने उसकी रणनीतिक सोच को पहचाना। उसे समझ आने लगा था कि अनन्या केवल एक साधारण स्कूल की शिक्षिका नहीं थी। ठाकुर दिग्विजय ने गांव वालों को भड़काना शुरू कर दिया कि अद्वैत उनकी जमीन छीनकर उन्हें बेघर कर देगा और उन्हें शहर में भीख मांगने पर मजबूर कर देगा। मासूम ग्रामीण जो अपनी जमीन से बहुत प्यार करते थे, धीरे धीरे अद्वैत के खिलाफ एकजुट होने लगे और स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन करने लगे। अनन्या इस स्थिति को संभालना चाहती थी, लेकिन अद्वैत के गार्डों ने ग्रामीणों के साथ बदसलूकी की, जिससे मामला और भी ज्यादा बिगड़ गया। हिंसा की यह चिंगारी अब एक बड़ी आग का रूप लेने के लिए पूरी तरह तैयार थी। अद्वैत को अपनी गलती का एहसास होने के बजाय और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने पुलिस बल बुलाने की धमकी दी ताकि विद्रोह को कुचला जा सके। अनन्या ने उसके सामने खड़े होकर उसे चुनौती दी कि अगर उसने गांव वालों पर बल प्रयोग किया तो वह खुद उनके साथ धरने पर बैठ जाएगी। अद्वैत की जिद और अनन्या के उसूलों के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ गया था, जिसने दोनों को एक दूसरे के विपरीत खड़ा कर दिया था। उस रात हवेली के भीतर का सन्नाटा बाहर हो रहे शोर से कहीं अधिक जानलेवा और डरावना महसूस हो रहा था। शहर में मिस्टर खन्ना अद्वैत के शेयरों की कीमतों को गिराने की साजिश रच रहे थे, ताकि उसे आर्थिक रूप से पूरी तरह से पंगु बनाया जा सके। उन्हें पता था कि अद्वैत ने अपनी संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस गांव के प्रोजेक्ट में लगा दिया है और यहाँ अद्वैत के लिए मेसे बनाना हो जाए कि विफलता उसे बर्बाद कर देगी। अद्वैत का सचिव उसे बार बार शहर लौटने की सलाह दे रहा था, लेकिन अद्वैत ने अनन्या को छोड़कर जाने से साफ मना कर दिया। उसका जुनून अब उसके साम्राज्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा था, जिसे वह अनदेखा कर रहा था। अनन्या ने चुपके से गांव के पुराने बुजुर्गों के साथ एक गुप्त बैठक की और उन्हें समझाया कि अद्वैत की मंशा बुरी नहीं है, लेकिन उसका तरीका बहुत गलत है। उसने उन्हें विश्वास दिलाया कि वह उनकी जमीन और उनके अधिकारों की रक्षा करेगी और अद्वैत को अपनी नीतियों में सुधार करने के लिए मजबूर करेगी। अनन्या की बातों में एक ऐसी सच्चाई थी जिसने ग्रामीणों के उबलते हुए गुस्से को थोड़ा शांत किया और उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। वह एक पुल की तरह काम कर रही थी जो दो विपरीत किनारों को जोड़ने की कोशिश कर रही थी। एक दोपहर अद्वैत ने अनन्या को अपने साथ गांव के सबसे ऊंचे पहाड़ पर ले जाने का फैसला किया, जहां से वह उसे अपना भविष्य का विशाल विजन दिखाना चाहता था। उसने बताया कि वह यहाँ एक अस्पताल और एक यूनिवर्सिटी बनाना चाहता है, ताकि गांव के बच्चों को फिर कभी शहर की तरफ न भागना पड़े। अनन्या ने उसकी आंखों में उस समय एक ऐसी मासूमियत देखी जो उसने 10 साल पहले देखी थी, जब वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। उसे लगा कि शायद अद्वैत के भीतर का वह पत्थर दिल इंसान अब भी कहीं जीवित है। अगर तुम्हारा सपना इतना नेक है तो तुमने इसे इतने हिंसक और गलत तरीके से क्यों शुरू किया? अनन्या ने बहुत ही शांति और धीमे स्वर में अद्वैत से पूछा। अद्वैत के पास इस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं था, क्योंकि सत्ता की भूख ने उसे यह सिखाया था कि केवल ताकत से ही चीजें हासिल की जाती हैं। उसने अनन्या का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अनन्या ने धीरे से अपना हाथ पीछे खींच लिया और उसे याद दिलाया कि विश्वास कमाया जाता है, खरीदा नहीं जाता। वे दोनों चुपचाप ढलते हुए सूरज को देखने लगे। उसी रात ठाकुर दिग्विजय के आदमियों ने अद्वैत की रसद और निर्माण सामग्री ले जा रहे ट्रकों पर हमला कर दिया और उन्हें आग के हवाले कर दिया। यह अद्वैत के लिए एक खुली चुनौती थी कि वह इस गांव में सुरक्षित नहीं है और उसे यहाँ से तुरंत चले जाना चाहिए। अद्वैत के लिए लोग से जोन सैलेंस के आधे ननाकिया का धैर्य अब पूरी तरह से जवाब दे रहा था और उसने अपने सुरक्षा दस्ते को आदेश दिया कि वे उन हमलावरों को ढूंढकर उन्हें उनके किए की सख्त सजा दें। गांव में अब दहशत का माहौल था और हर तरफ केवल बंदूकों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। अनन्या को डर था कि यह हिंसा मासूम लोगों की जान ले लेगी, इसलिए उसने अद्वैत के कमरे में जाकर उसे समझाने की आखिरी कोशिश की कि वह कानून हाथ में न ले। अद्वैत ने उसे अपने पास खींच लिया और कहा कि वह उसे खोने के डर से किसी भी हद तक जा सकता है और किसी को भी खत्म कर सकता है। अनन्या ने उसकी आंखों में वह कानून हाथ में न ली पुराना पागलपन देखा जो 10 साल पहले
उसके भागने का मुख्य कारण बना था। उसे समझ आ गया कि अद्वैत को बदलना नामुमकिन है और उसे अपनी सुरक्षा खुद ही करनी होगी। अगले दिन शहर से खन्ना के कुछ वकील आए और उन्होंने अद्वैत के जमीन के कागजातों में कुछ गंभीर कमियों का दावा करते हुए कोर्ट से काम रुकवाने का आदेश पेश किया। अद्वैत को अपनी कानूनी टीम पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी चूक कैसे होने दी, जिससे उसका पूरा प्रोजेक्ट अधर में लटक गया। उसे संदेह हुआ कि उसके अपने ही संगठन के भीतर कोई गद्दार बैठा है जो दुश्मनों को अंदरूनी जानकारी और गोपनीय दस्तावेज लीक कर रहा है। विश्वास की नींव अब धीरे धीरे दरकने लगी थी। अनन्या ने उस गद्दार को ढूंढने में अद्वैत की मदद करने का फैसला किया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि गांव का विकास इन भ्रष्ट लोगों की आपसी लड़ाई में पूरी तरह रुक जाए। उसने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए अद्वैत के सचिव की गतिविधियों पर नजर रखना शुरू किया और उसके फोन कॉल्स का रिकॉर्ड चोरी छिपे चेक किया। उसे पता चला कि सचिव पिछले कई महीनों से मिस्टर खन्ना के साथ लगातार संपर्क में था और उसे अद्वैत की हर एक चाल की जानकारी दे रहा था। यह खुलासा बहुत बड़ा था। जब अनन्या ने अद्वैत को सबूतों के साथ सचिव की सच्चाई बताई तो अद्वैत के पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि वह उस पर आंख मूंदकर बहुत भरोसा करता था। उसने सचिव को तुरंत बर्खास्त कर दिया और उसे पुलिस के हवाले करने के बजाय अपने निजी तहखाने में बंद करवा दिया ताकि वह उससे सच उगलवा सके। अनन्या को अद्वैत का यह क्रूर तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन वह जानती थी कि इस समय सच्चाई जानना सबसे ज्यादा जरूरी था। दुश्मन अब उनके बहुत करीब पहुंच चुके थे। ठाकुर दिग्विजय और मिस्टर खन्ना ने अब अद्वैत को शारीरिक रूप से खत्म करने की योजना बनाई, क्योंकि वे जान गए थे कि कानूनी लड़ाई में वे अद्वैत को ज्यादा समय तक नहीं रोक पाएंगे। उन्होंने एक पेशेवर शूटर को काम पर रखा जिसे अद्वैत की दिनचर्या और उसकी सुरक्षा की हर एक बारीक जानकारी सचिव से पहले ही मिल चुकी थी। हवेली की सुरक्षा अब केवल एक दिखावा रह गई थी, क्योंकि दुश्मन ने भीतर तक अपनी पैठ बना ली थी। अनन्या को खतरे का आभास हो गया था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उस रात अद्वैत अनन्या के लिए एक विशेष सरप्राइज डिनर आयोजित करना चाहता था, ताकि वे अपने पुराने गिले शिकवे दूर कर सकें और एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ा सकें। उसने हवेली के बगीचे को हजारों मोमबत्तियों से सजाया था और संगीत का भी प्रबंध किया था, ताकि माहौल को खुशनुमा और रोमांटिक बनाया जा सके। अनन्या वहां पहुंची, लेकिन उसका मन किसी अनहोनी की आशंका से लगातार बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि इस शांति के पीछे कोई बहुत बड़ा तूफान छिपा हुआ है। जैसे ही अद्वैत ने अनन्या को अंगूठी पहनाने के लिए उसका हाथ थामा, दूर एक ऊंची इमारत की छत से एक राइफल की नली उनकी तरफ धीरे से घूमी। अनन्या की नजर अचानक उस चमकती हुई चीज पर पड़ी जो चांद की रोशनी में एक पल के लिए बहुत तेज चमक उठी थी। उसने बिना एक पल की देरी किए अद्वैत को जोर से धक्का दिया और वे दोनों जमीन पर गिर पड़े। तभी एक गोली उनके कानों के पास से सनसनाती हुई गुजर गई। मौत ने उन्हें छूकर अपना रास्ता बदल लिया था। गोली की आवाज ने रात की खामोशी को चीर दिया और हवेली के बगीचे में अचानक भारी अफरा तफरी मच गई। अद्वैत जमीन पर गिर पड़ा था, लेकिन अनन्या ने उसका हाथ बहुत मजबूती से पकड़कर उसे पास के सुरक्षित स्थान की ओर खींचा। सुरक्षा गार्ड अपनी बंदूकों के साथ तुरंत सक्रिय हो गए थे, लेकिन हमलावर ऊंचाई पर होने के कारण उन्हें निशाना बनाना काफी मुश्किल था। अनन्या की आंखों में डर के बजाय एक अनोखी चमक और गहरी रणनीतिक सूझबूझ दिखाई दे रही थी, जिसने अद्वैत को पूरी तरह से हैरान कर दिया था। बगीचे की सारी रोशनियां अचानक बंद हो गईं, जिससे चारों ओर एक बहुत ही घना और डरावना अंधेरा छा गया। सुरक्षा गार्ड भ्रमित थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हमलावर किस दिशा से लगातार खौफनाक गोलीबारी कर रहे हैं। अनन्या ने अद्वैत के कान में धीरे से फुसफुसाते हुए कहा कि उसे मुख्य द्वार के बजाय पीछे के रास्ते से निकलना होगा। वह इस पूरे इलाके की चप्पे चप्पे से अच्छी तरह वाकिफ थी और जानती थी कि घने जंगल का रास्ता ही उन्हें इस मुसीबत से सुरक्षित बाहर निकाल सकता है। वे दोनों हवेली की पिछली दीवार फांदकर जंगल की ऊबड़ खाबड़ पगडंडियों पर अब बहुत ही तेजी से और सावधानीपूर्वक दौड़ने लगे।
अद्वैत को तेज दौड़ने के कारण सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी, लेकिन अनन्या का संतुलन और उसकी गति किसी पेशेवर खिलाड़ी जैसी थी। पीछे से हमलावरों के भारी जूतों की आहट साफ सुनाई दे रही थी, जो उनका पीछा करने में अब कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। अनन्या ने एक घनी झाड़ी के पीछे रुककर अद्वैत को पूरी तरह शांत रहने का इशारा किया ताकि वे दुश्मन को चकमा दे सकें। अद्वैत ने अंधेरे में अनन्या के चेहरे को गौर से देखा और उसे विश्वास नहीं हुआ कि यह वही साधारण और गरीब शिक्षिका है। उसके हाथ कांप नहीं रहे थे और उसका दिमाग किसी आधुनिक कंप्यूटर की तरह तेजी से आने वाले खतरे का सटीक आकलन कर रहा था। अद्वैत ने महसूस किया कि उसने पिछले 10 सालों में अनन्या के केवल एक ही पक्ष को देखा था, जबकि वह एक महान योद्धा थी। उसने बहुत धीमे स्वर में अनन्या से पूछा कि उसने ये सब हुनर आखिर कहाँ से सीखे हैं, पर अनन्या ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी एक हथियारबंद हमलावर झाड़ियों को चीरता हुआ उनके सामने अचानक आ गया और उसने अपनी रिवॉल्वर सीधे अद्वैत पर तान दी। इससे पहले कि वह ट्रिगर दबाता, अनन्या ने बिजली की फुर्ती से उसके हाथ पर एक बहुत जोरदार प्रहार किया, जिससे उसकी बंदूक नीचे गिर गई। उसने आत्मरक्षा की एक ऐसी बेहतरीन और घातक तकनीक का इस्तेमाल किया जिसने उस भारी भरकम आदमी को पल भर में जमीन पर धराशायी कर दिया। अद्वैत यहाँ है, इसकी बात जोरदार पर है, इससे हिन कर। सब अपनी आंखों से देख रहा था और उसे अपनी आंखों पर अब बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। दुश्मन के और भी कई साथी पास आ रहे थे, इसलिए अनन्या ने अद्वैत का हाथ फिर से पकड़ा और ऊंचाई की ओर बजी। वहां एक बहुत पुरानी गुफा थी जिसके बारे में केवल गांव के पुराने बुजुर्ग ही जानते थे और वह स्थान पूरी तरह सुरक्षित था। रास्ते में बहुत कांटेदार झाड़ियां और नुकीले पत्थर थे, जिनसे अद्वैत के महंगे कपड़े पूरी तरह फट गए थे और शरीर पर खरोंचें आई थीं। अनन्या ने बिना विचलित हुए अपना कठिन रास्ता जारी रखा, क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य अद्वैत की कीमती जान को बचाना था। गुफा के भीतर सुरक्षित पहुंचकर उन्होंने चैन की सांस ली, जहां बाहर की आवाजें बहुत धीमी और अब काफी दूर सुनाई दे रही थीं। अनन्या ने तुरंत पत्थर के एक गीले कोने से पानी निकाला और अद्वैत के खून से सने घावों को साफ करने लगी ताकि संक्रमण न फैले। अद्वैत ने उसकी सादगी और उसकी इस असाधारण बहादुरी के बीच के अद्भुत सामंजस्य को समझने की कोशिश की जो उसे चकित कर रही थी। उसे एहसास हुआ कि उसने जिसे एक कमजोर शिकार समझा था, वह असल में उसकी रक्षक थी। तुमने यह सब कैसे और कहाँ सीखा, अनन्या? क्या तुम वाकई वही कोमल लड़की हो जिसे मैं पहले जानता था? अद्वैत ने पूछा। अनन्या ने उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए बहुत ही शांत लहजे में जवाब दिया कि जीने की तड़प इंसान को सब कुछ सिखा देती है। उसने बताया कि शहर छोड़ने के बाद उसने खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत मजबूत बनाया ताकि वह फिर कभी न हारे। अद्वैत को पहली बार अपनी सत्ता और अपने घमंड पर बहुत गहरी और असहनीय शर्म महसूस होने लगी थी। बाहर घने जंगल में अब भी टॉर्च की तेज रोशनी यहाँ वहां घूम रही थी, जिसका मतलब था कि हमलावर अभी भी हार नहीं माने थे। अनन्या ने अपनी जेब से एक छोटी सी नुकीली चाकू जैसी चीज निकाली और उसे बहुत ही सावधानी से अपने पास सुरक्षा के लिए रखा। उसने अद्वैत को समझाया कि ये लोग केवल पैसे के लिए नहीं आए हैं, बल्कि उनके मन में बहुत गहरी नफरत भरी हुई है। अद्वैत ने महसूस किया कि यह हमला ठाकुर दिग्विजय और मिस्टर खन्ना की मिलीभगत का नतीजा था। अनन्या ने गुफा के रेतीले फर्श पर मिट्टी से एक नक्शा बनाया और अद्वैत को विस्तार से समझाया कि वे कैसे सुरक्षित निकल सकते हैं। उसने बताया कि गांव के पास एक पुराना पुलिस थाना है जो अब बंद है, लेकिन वहां शायद एक वायरलेस सेट मिल सकता है। अद्वैत ने उसकी सटीक रणनीति को ध्यान से सुना और उसे एहसास हुआ कि वह एक कुशल जनरल की तरह आदेश दे रही थी। वह अनन्या के इस नए रूप को देखकर न केवल प्रभावित था, बल्कि प्रेम भी बढ़ गया था। पूरी रात वे दोनों उस ठंडी और अंधेरी गुफा में एक दूसरे के बहुत करीब बैठे रहे ताकि शरीर की गर्मी बनी रहे। अद्वैत ने अनन्या के पुराने संघर्षों की कहानी सुनने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने केवल अपने गांव के बच्चों के बारे में बात की।
उसे समझ आ गया कि अनन्या की दुनिया अब उसकी दौलत से बहुत ऊपर उठ चुकी थी, जहां केवल सच्ची मानवता का राज था। रात के उस सन्नाटे में दोनों के बीच एक अनकहा सा रिश्ता बन रहा था जो पुरानी नफरत से अलग था। जैसे ही भोर की पहली किरण दिखाई दी, अनन्या ने बाहर जाकर स्थिति का जायजा लिया और अद्वैत को बाहर आने का इशारा किया। जंगल अब शांत था और कोहरे की एक घनी चादर ने उन्हें दुश्मनों की नजरों से छिपाने में काफी मदद की थी। वे धीरे धीरे और अत्यंत सावधानी से ऊंचे पहाड़ से नीचे उतरने लगे, जहां नीचे गांव की पुरानी बस्तियां साफ दिखाई देने लगी थीं। अनन्या का हर कदम बहुत ही संतुलित था, जैसे वह इस पावन जमीन के हर हिस्से को जानती हो। पुराने पुलिस थाने की जर्जर इमारत अब खंडहर में तब्दील हो चुकी थी, लेकिन अनन्या को उम्मीद थी कि वहां कुछ काम की चीज मिलेगी। उसने पुराने दराजों को खंगाला और उसे एक पुरानी लेकिन चालू टॉर्च और कुछ नक्शे मिले जो उनकी आगे की राह आसान कर सकते थे। अद्वैत ने पहली बार किसी सरकारी इमारत की इस बदहाली को इतने करीब से देखा था और उसे अपनी विलासिता पर पछतावा हुआ। उसने कसम खाई कि अगर वह जिंदा बचा तो वह इस व्यवस्था को सुधार देगा। अचानक थाने के बाहर कई गाड़ियों के रुकने की तेज आवाज आई और अनन्या ने तुरंत अद्वैत को एक पुरानी अलमारी के पीछे छिपने को कहा। ठाकुर दिग्विजय के हथियारबंद आदमी अब वहां भी पहुंच चुके थे, क्योंकि उन्होंने रात भर उनके पद चिन्हों का पीछा किया था जो मिट्टी पर छप गए थे। अनन्या ने खिड़की से देखा कि उनके पास आधुनिक हथियार थे और वे इस इमारत को चारों ओर से घेरने की तैयारी कर रहे थे। स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण थी और बचने का रास्ता नहीं था। अनन्या ने अद्वैत को वहीं रुकने का इशारा किया और खुद को एक चारे की तरह इस्तेमाल करने का एक बहुत ही जोखिम भरा फैसला लिया। उसने एक भारी पत्थर दूसरी दिशा में फेंका, जिससे हमलावरों का ध्यान एक पल के लिए भटक गया और वे उस तरफ दौड़ने लगे। अद्वैत ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अनन्या पहले ही बाहर निकल चुकी थी और उसने एक हमलावर पर पीछे से वार कर दिया। उसकी इस बहादुरी ने अद्वैत के दिल में एक ऐसी हलचल पैदा कर दी थी। अद्वैत अब और ज्यादा चुप नहीं रह सकता था, इसलिए उसने भी पास पड़ी एक लोहे की भारी छड़ उठाई और हमले में अनन्या का साथ दिया। भले ही वह एक बिजनेसमैन था, लेकिन उसके भीतर का साहस अब पूरी तरह जाग चुका था और वह जान की बाजी लगाने को तैयार था। उन दोनों ने मिलकर उन 3 हमलावरों का कड़ा मुकाबला किया जो थाने के पिछले दरवाजे से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। यह एक ऐसी लड़ाई थी जहां दौलत का कोई मोल नहीं था। हमलावर अनन्या की फुर्ती और अद्वैत के गुस्से के सामने ज्यादा देर नहीं टिक सके और वे घायल होकर वहां से भागने पर मजबूर हो गए। अनन्या की सांसें फूल रही थीं और उसके हाथ पर एक मामूली खरोंच आई थी, जिससे खून बह रहा था, जिसे देखकर अद्वैत बहुत चिंतित हुआ। उसने अपनी महंगी कमीज का एक टुकड़ा फाड़ा और बहुत ही प्यार से उसके घाव पर पट्टी बांधी, जो उसकी बदलती मानसिकता का प्रमाण था। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में वह अटूट भरोसा देखा। तभी दूर से अद्वैत के मुख्य सुरक्षा दस्ते की गाड़ियों के सायरन सुनाई देने लगे, जिससे यह साफ हो गया कि मदद अब अंततः पहुंच चुकी है। अद्वैत ने अपनी घड़ी पर लगे गुप्त ट्रैकर को फिर से सक्रिय कर दिया था, जिससे उसकी टीम को उनकी सटीक लोकेशन का पता चल गया। सुरक्षा प्रमुख ने आकर अद्वैत को सैल्यूट किया, लेकिन अद्वैत ने पहले अनन्या की सुरक्षा सुनिश्चित करने का बहुत कड़ा और स्पष्ट आदेश दिया। उसे समझ आ गया था कि अनन्या के बिना उसकी दुनिया अधूरी है। गांव वापस लौटते समय अद्वैत बहुत ही खामोश था और वह अनन्या के बारे में बहुत गहराई से सोच रहा था, जिसने आज उसकी जान बचाई थी। उसे एहसास हुआ कि वह जिस औरत को अब तक अपनी जागीर समझ रहा था, वह असल में उसकी प्रेरणा और शक्ति का असली स्रोत थी। अनन्या ने भी खिड़की से बाहर देखते हुए महसूस किया कि अद्वैत अब पहले जैसा अहंकारी आदमी नहीं रहा। उसमें बदलाव आए थे। उन दोनों के बीच अब सम्मान की एक परत जमने लगी थी। जब वे हवेली पहुंचे तो अद्वैत ने तुरंत एक आपातकालीन बैठक बुलाई ताकि वह उन लोगों को सबक सिखा सके जिन्होंने अनन्या की जान खतरे में डाली थी। उसने अपने वकीलों और जासूसों को आदेश दिया कि ठाकुर दिग्विजय और मिस्टर खन्ना के काले चिट्ठे 1 घंटे के भीतर उसके सामने होने चाहिए। अनन्या अपने कमरे में गई और उसने अपनी उस पुरानी डायरी को निकाला
जिसमें अब और भी बहुत कुछ नया लिखने के लिए बाकी था। रात का अंधेरा अब छन रहा था और उम्मीद थी। हवेली की सीढ़ियों पर चढ़ते समय अद्वैत ने मुड़कर अनन्या को देखा, जो अब भी बहुत ही गरिमापूर्ण और शांत तरीके से अपनी फटी साड़ी को संभाल रही थी। उसने मन ही मन फैसला किया कि वह अब कभी भी अनन्या पर अपनी इच्छा नहीं थोपेगा, बल्कि उसका दिल जीतने की हर संभव कोशिश करेगा। इस खूनी रात ने उनके बीच की कड़वाहट की दीवारों को पूरी तरह से तो नहीं गिराया था, लेकिन उनमें एक बड़ी दरार जरूर पैदा कर दी थी। अनन्या ने भी अपनी नजरें झुका लीं। अद्वैत अपने अध्ययन कक्ष में बैठा पुरानी फाइलों को बहुत गहराई से देख रहा था, जिसकी वजह से उसकी माथे पर चिंता की लकीरें साफ उभर आई थीं। कमरे का माहौल बहुत भारी और तनावपूर्ण था, क्योंकि पिछली रात के खूनी हमले ने उसे अपनी सुरक्षा और अपने अतीत पर सवाल उठाने के लिए पूरी तरह मजबूर कर दिया था। तभी अनन्या ने कमरे में बहुत ही शांत कदमों से प्रवेश किया और उसके हाथ में वही पुरानी रहस्यमयी डायरी थी। अद्वैत ने उसकी ओर बहुत खूनी हमले ने कमरे के लिए अनन्या को वारों की अनन्या में उम्मीद भरी नजरों से देखा, जो अब पहले जैसी बिल्कुल कठोर नहीं थीं। अनन्या ने मेज पर वह पुरानी डायरी रखी और बहुत ही दृढ़ता के साथ अद्वैत की आंखों में झांकते हुए उसे सच का सामना करने के लिए कहा। उसने बताया कि 10 साल पहले जो जमीन का घोटाला हुआ था, उसमें अद्वैत के पिता का हाथ सबसे प्रमुख था, जिसने अनन्या के पूरे परिवार को तबाह कर दिया। अद्वैत के पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि उसे आज तक यही बताया गया था कि उसके पिता एक बहुत ही ईमानदार और नेक दिल इंसान थे। अनन्या की आवाज़ में एक गहरा परिवार और पुराना दर्द साफ झलक रहा था, जिसे छुपाना मुमकिन नहीं था। अद्वैत ने थरथराते हाथों से डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए और उन दस्तावेजों को देखकर वह पूरी तरह सन्न रह गया, जिन पर उसके पिता के हस्ताक्षर थे। हर एक पन्ना एक नई और कावी कहानी बयां कर रहा था कि कैसे निर्दोष किसानों की जमीनों को धोखाधड़ी से राठौर ग्रुप के नाम किया गया था। उसे एहसास हुआ कि उसकी आलीशान जिंदगी की नींव असल में मासूम लोगों के खून और उनके आंसुओं पर टिकी हुई थी। अनन्या चुपचाप खजी होकर उसके चेहरे पर बदलते हुए भावों को देख रही थी, जो अब पूरी तरह टूट चुका था। मैंने इन 10 सालों में तुम्हें पाने के लिए जो कुछ भी किया, वह सब एक बहुत बड़े और भयानक झूठ पर आधारित था। अद्वैत ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखों में अब वह पुराना अहंकार पूरी तरह खत्म हो चुका था और उसकी जगह एक गहरी आत्मग्लानि और पछतावे ने ले ली थी। अनन्या ने उसे बताया कि वह अद्वैत से नहीं, बल्कि उस अन्याय से भाग रही थी जो उसके परिवार के साथ क्रूरतापूर्वक किया गया था। अद्वैत को समझ आ गया कि अनन्या की नफरत कितनी जायज थी और वह कितना बड़ा अपराधी था। उसने आगे खुलासा किया कि उसका सचिव और ठाकुर दिग्विजय असल में उसी पुराने घोटाले के राजदार थे और वे अद्वैत को पूरी तरह बर्बाद करना चाहते थे। वे जानते थे कि अगर अद्वैत को सच्चाई का पता चला तो वह अपने पिता के काले कारनामों को कभी स्वीकार नहीं करेगा और पूरी तरह बिखर जाएगा। अद्वैत ने महसूस किया कि वह इन सभी सालों में केवल एक शतरंज का प्यादा बना रहा, जिसे उसकी अपनी ही कंपनी के लोग अपनी उंगलियों पर नचा रहे थे। विश्वास की हर एक काले का रहा दीवार अब उसके सामने पूरी तरह गिरकर धूल हो रही थी। अद्वैत ने अनन्या के सामने अपने घुटनों के बल बैठकर उससे हाथ जोड़कर माफी मांगी, जो किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह ऐसा करेगा। उसने कसम खाई कि वह अब अनन्या को अपनी संपत्ति नहीं समझेगा, बल्कि उसके परिवार के खोए हुए सम्मान को वापस दिलाने के लिए अपनी जान लगा देगा। अनन्या को उसके इस बदले हुए रूप पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों की सच्चाई कुछ और ही कह रही थी। उसने महसूस किया कि अद्वैत के भीतर का इंसान अब सचमुच पूरी तरह जाग चुका था। राठौर ग्रुप ने जो भी छीना है, मैं उसे ब्याज समेत गांव वालों और तुम्हारे नाम वापस करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे पूरी तरह कंगाल होना पड़ दे। अद्वैत ने गरजते हुए कहा। उसने तुरंत अपने शहर के सबसे भाबे वकील को फोन किया और उसे 10 साल पुराने सभी भूमि सौदों की फिर से जांच करने का आदेश दिया। अनन्या ने देखा कि अब अद्वैत का गुस्सा अपनी सनक के लिए नहीं,
बल्कि न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका था। माहौल में अब एक नई और सकारात्मक ऊर्जा साफ महसूस हो रही थी। ठाकुर दिग्विजय को जब पता चला कि अद्वैत को पुरानी सच्चाई का पता चल गया है, तो वह बुरी तरह घबरा गया और उसने अपने गुर्गों को सतर्क कर दिया। उसे डर था कि अब अद्वैत उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसके पास सभी पुख्ता सबूत थे। दिग्विजय ने मिस्टर खन्ना से संपर्क किया और उन्होंने तैयब से जेल की सलाखों के पीछे से जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा किया कि वे गांव में एक बहुत दंगा भड़काएंगे ताकि अद्वैत का ध्यान भटक सके। वे अब और भी अधिक हिंसक और खतरनाक होने का मन बना चुके थे। अनन्या ने अद्वैत को समझाया कि उसे केवल कानूनी लड़ाई नहीं, बल्कि गांव वालों का खोया हुआ भरोसा भी जीतना होगा, जो बहुत ही कठिन काम था। उसने सुझाव दिया कि उसे उन सभी परिवारों को मुआवजा देना चाहिए जिनके साथ उसके पिता ने अन्याय किया था, और उनकी जमीनें वापस करनी चाहिए। अद्वैत ने उसकी हर बात को बहुत ध्यान से सुना और उसे एहसास हुआ कि अनन्या ही उसकी असली सलाहकार और मार्गदर्शक बन सकती है। उन दोनों के बीच अब एक बहुत ही अनूठा और गहरा रिश्ता विकसित हो रहा था। रात के अंधेरे में हवेली के पुस्तकालय में वे दोनों मिलकर उन सभी फाइलों को क्रमवार लगाने लगे जो भ्रष्टाचार के बड़े नेटवर्क को उजागर करने वाली थीं। अद्वैत ने अनन्या की बुद्धिमानी और उसकी याददाश्त की बहुत तारीफ की, क्योंकि उसे हर एक छोटी घटना और कारी नेटवर्क को उजागर करने वाली थी ने अनन्या की बुद्धिमानी और उसकी याददाश्त की बहुत तारीफ की में तारीखें आज भी अच्छी तरह याद थीं। अनन्या को लगा कि शायद उसके पिता की आत्मा को अब जाकर शांति मिलेगी, क्योंकि असली अपराधी अब बेनकाब होने वाले थे। थकान के बावजूद उन दोनों की आंखों में एक नई उम्मीद और चमक साफ दिखाई दे रही थी। अद्वैत ने अपने सुरक्षा प्रमुख को निर्देश दिया कि वह अब केवल उसकी नहीं, बल्कि पूरे गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाले, क्योंकि दुश्मन कहीं से भी वार कर सकते थे। उसने गांव के स्कूल को अनन्या के पिता के नाम पर करने का फैसला किया और उसे एक आदर्श शिक्षा केंद्र बनाने का संकल्प लिया। अनन्या ने पहली बार अद्वैत के नाम पर करने के स्कूल को अनन्या ने पहली बार अद्वैत के प्रति अपने मन में थोड़ी कोमलता महसूस की और उसे लगा कि इंसान अपनी गलतियों से सचमुच बदल सकता है। वह अब उसे एक क्रूर अरबपति के रूप में नहीं देख रही थी। अगले दिन सुबह अद्वैत ने गांव के चौपाल पर सभी ग्रामीणों को इकट्ठा किया और उनके सामने सार्वजनिक रूप से अपने परिवार की गलतियों को स्वीकार किया। उसने उन सभी दस्तावेजों को सबके सामने पेश किया जो उसके पिता की जालसाजी का सबूत थे और उन्हें सुधारने का वादा भी किया। गांव वाले शुरू में बहुत हैरान और थोड़े शंकित थे, लेकिन अनन्या के साथ खड़े होने पर उन्हें अद्वैत की नीयत पर धीरे धीरे भरोसा होने लगा। यह अद्वैत के जीवन का सबसे कठिन लेकिन बहुत ही गरिमापूर्ण और ऐतिहासिक क्षण था। मिस्टर खन्ना ने शहर से अपनी गुपचुप चालें चलते हुए अद्वैत के बैंक खातों को फ्रीज करवाने की कोशिश की ताकि वह मुआवजे की रकम न दे सके। अद्वैत ने अपनी व्यक्तिगत संपत्ति और आभूषणों को गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम किया, क्योंकि वह अपनी बात से पीछे हटने वाला इंसान बिल्कुल नहीं था। अनन्या ने उसकी इस दृढ़ता को देखकर मन ही मन उसका बहुत सम्मान किया और उसे लगा कि वह अब सच में नायक बन रहा था। न्याय की इस राह में आने वाली हर बाधा उन्हें और भी करीब ला रही थी। अनन्या ने अद्वैत को बताया कि उसके सचिव के पास कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग भी हो सकती है जो ठाकुर दिग्विजय के असली चेहरे को दुनिया के सामने ला देंगी। उन्होंने मिलकर उस तहखाने में जाकर सचिव से कई पूछताछ की जहां उसे कैद करके रखा गया था, पर वह बहुत शातिर और जुबान का पक्का निकला। अद्वैत ने उसे अपनी दौलत का लालच नहीं दिया, बल्कि उसे कानून का डर दिखाया और अंततः वह अपनी जान बचाने के लिए टूटने पर मजबूर हो गया। उसने उन सभी गुप्त स्थानों के नाम बताए जहां सबूत छिपाए गए थे। हवेली की ऊंची बालकनी से अद्वैत ने डूबते हुए सूरज को देखा और महसूस किया कि उसकी 10 साल की खोज अब एक सही और सार्थक मंजिल पर पहुंच रही थी। उसे अनन्या के प्रति जो गहरा आकर्षण था, वह अब एक पवित्र और निस्वार्थ प्रेम में बदल चुका था जो किसी भी स्वार्थ से परे था। अनन्या उसके पास आई
और उसने बहुत ही सौम्यता से उसका हाथ अपने हाथ में लिया, जो उनकी जीत की पहली और सबसे बड़ी निशानी थी। वे दोनों जानते थे कि आने वाला कल बहुत ही चुनौतीपूर्ण होने वाला है। अद्वैत ने अपने दिल की बात अनन्या से कही कि वह उसे अब भी बहुत प्यार करता है, लेकिन इस बार वह उसे उसकी मर्जी के बिना कभी नहीं अपनाएगा। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे अब अद्वैत का इंतजार रहेगा, लेकिन पहले उन्हें इस लड़ाई को पूरी तरह जीतना होगा और गांव को सुरक्षित करना होगा। उन दोनों के बीच की कवाहट अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और उसकी जगह एक अटूट विश्वास और प्रेम ने ले ली थी। रात की ठंडी हवा अब उन्हें राहत और सुकून पहुंचा रही थी। तभी एक गुप्त सूचना मिली कि ठाकुर दिग्विजय ने गांव के अनाज भंडार में आग लगाने की योजना बनाई है, ताकि लोग भूख से तड़पें और अद्वैत को दोष दें। अद्वैत ने बिना समय गंवाए अपनी टीम को सक्रिय किया और खुद भी अनन्या के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर घटना स्थल की ओर बहुत तेजी से निकल पड़ा। उसने ठान लिया था कि वह अब गांव के किसी भी निर्दोष व्यक्ति का एक कतरा खून भी नहीं बहने देगा। उसकी बहादुरी और अनन्या की सूझबूझ अब गांव की एकमात्र सबसे बड़ी ढाल बन चुकी थी। रास्ते में उन्हें दिग्विजय के कुछ गुर्गों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन अद्वैत ने अपनी ड्राइविंग के हुनर से उन्हें चकमा दिया और सही समय पर भंडार घर पहुंच गया। अनन्या ने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया और उन्हें आग बुझाने के काम में लगा दिया, जबकि अद्वैत अपराधियों का पीछा करने के लिए अंधेरे में गायब हो गया। यह लड़ाई अब व्यक्तिगत नहीं रह गई थी, बल्कि यह पूरे गांव के अस्तित्व और उनके सुनहरे भविष्य की सुरक्षा की लड़ाई बन गई थी। हर कोई एक दूसरे का साथ दे रहा था। जब आग पर काबू पा लिया गया तो ग्रामीणों ने अद्वैत और अनन्या की जय जयकार की, जिससे अद्वैत की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, क्योंकि उसने पहली बार प्यार पाया था। उसे एहसास हुआ कि अरबों की दौलत वह खुशी नहीं दे सकती थी, जो इन गरीब लोगों के सम्मान और उनके चेहरे की मुस्कान ने उसे प्रदान की थी। अनन्या ने उसे गर्व से देखा और उसे लगा कि उसका 10 साल का लंबा वनवास अब धीरे धीरे अपनी समाप्ति की ओर बह रहा था। न्याय का सूरज अब पूरी तरह उगने ही वाला था। रात के अंतिम पहर में वे दोनों वापस हवेली लौटे, जहां अब सुरक्षा की व्यवस्था और भी अधिक कड़ी कर दी गई थी, ताकि कोई भी परिंदा पर न मार सके। अद्वैत ने अनन्या से वादा किया कि कल की सुबह ठाकुर दिग्विजय और उसके सभी साथियों के लिए एक काल बनकर आएगी और उन्हें उनके पापों की सजा मिलेगी। अनन्या ने भी अपनी पुरानी डायरी को सीने से लगाकर महसूस किया कि उसके परिवार को अब जाकर सही मायने में पूरा न्याय मिलने वाला था। कहानी अब अपने सबसे बड़े और निर्णायक मोड़ पर थी। गांव की सुबह आज कुछ अलग ही शांति लेकर आई थी, लेकिन स्कूल के मैदान में बढ़ता हुआ तनाव किसी बड़े तूफान के आने की आहट दे रहा था। अनन्या और अद्वैत एक साथ स्कूल की दहलीज पर खड़े थे, जहां 10 साल पहले उनके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी शुरू हुई थी। अद्वैत की आंखों में अब केवल न्याय की एक ठंडी और अटल चमक दिखाई दे रही थी। ग्रामीणों की भी धीरे धीरे वहां जमा होने लगी थी, जो अपने भविष्य का फैसला होते हुए अपनी आंखों से स्पष्ट देखना चाहते थे। ठाकुर दिग्विजय सिंह अपनी जीप में सवार होकर स्कूल के मैदान में पहुंचा। उसके पीछे हथियारों से लैस गुंडों की एक लंबी कतार थी, जो किसी को भी मारने के लिए तैयार थे। उसके चेहरे पर वही पुरानी क्रूर मुस्कान थी, जैसे वह आज भी खुद को इस पूरे इलाके का भगवान समझ रहा हो। अद्वैत ने एक कदम आगे बढ़ाया और दिग्विजय को सीधी चुनौती दी, जिससे वहां खड़े गुंडों के बीच एक अजीब सी घबराहट फैल गई। पुलिस की एक टीम भी दिग्विजय के साथ खड़ी थी, जो असल में उसकी गुलाम थी। अद्वैत ने अपने कोट की जेब से एक पेन ड्राइव निकाली और उसे हवा में लहराते हुए इंस्पेक्टर की आंखों में आंखें डालकर बते ही सख्त लहजे में बात की। उसने चेतावनी दी कि इस छोटी सी डिवाइस में वे सभी रिकॉर्डिंग और सबूत मौजूद हैं, जो पुलिस और दिग्विजय चालन में के बीच हुए गुप्त लेन देन का पर्दाफाश कर सकते हैं। इंस्पेक्टर का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई अमीर आदमी उसके खिलाफ ऐसे सबूत जुटाएगा। माहौल अब धीरे धीरे अपराधियों के पूरी तरह खिलाफ होता जा रहा था। अनन्या ने इस बीच गांव की महिलाओं और युवाओं को संगठित किया था।
जो हाथों में लाठियां और मशालें लिए स्कूल के चारों ओर एक मजबूत घेरा बना चुके थे। उसने दिग्विजय को याद दिलाया कि यह मिट्टी अब और अन्याय सहन नहीं करेगी और उसे अपने हर एक पाप का हिसाब आज ही इसी मैदान में देना होगा। दिग्विजय ने अपने गुंडों को स्कूल के लिए गेना सरकार गोली चलाने का आदेश दिया, लेकिन अद्वैत की निजी सुरक्षा टीम ने तुरंत उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। राठौर ग्रुप के प्रशिक्षित कमांडो ने अपराधियों को पल भर में बेअसर कर दिया। अद्वैत ने गरजते हुए कहा कि उसने राज्य के गृह मंत्री और सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों को पहले ही सभी डिजिटल सबूत और गवाहों के बयान ईमेल कर दिए हैं। उसने स्पष्ट किया कि अब कोई भी ताकत दिग्विजय और उसके भ्रष्ट तंत्र को कानून के लंबे हाथों से बचा नहीं पाएगी, चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें। यह सुनकर दिग्विजय का अहंकार मिट्टी में मिल गया और उसे अपनी हार साफ तौर पर सामने खाई दिखाई देने लगी। गांव वालों ने एक सुर में अद्वैत के इस साहस की जमकर सराहना की। अनन्या ने गांव के भूगोल का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए उन गुप्त रास्तों को पूरी तरह बंद करवा दिया था जहां से गुंडे भागने की योजना बना रहे थे। उसने अपनी रणनीतिक सूझबूझ से यह सुनिश्चित किया कि कोई भी अपराधी गांव की सीमा से बाहर पैर न रख सके और पकड़ा जाए। अद्वैत को अनन्या की इस अद्भुत युद्ध कला और नेतृत्व क्षमता पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था, जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वे दोनों अब एक दूसरे के लिए सबसे बभे ढाल और तलवार बन चुके थे। मैदान के बीचों बीच अद्वैत और दिग्विजय का आमना सामना हुआ, जहां वर्षों की नफरत और पुरानी दुश्मनी अब अपने अंतिम और निर्णायक पड़ाव पर पहुंच चुकी थी। दिग्विजय ने अपनी छिपी हुई रिवॉल्वर निकालने की कोशिश की, लेकिन अद्वैत ने एक बिजली जैसी फुर्ती के साथ उसे पकड़ लिया और बोरदार प्रहार किया। अद्वैत ने उसे बताया कि वह अब उस डर के साये में नहीं जिएगा जो उसके पिता ने इस मासूम गांव में फैलाया था। दिग्विजय अब पूरी तरह असहाय होकर जमीन पर गिर पड़ा था। तभी शहर से पुलिस की कई और गाड़ियां सायरन बजाती हुई आईं, जिनमें वरिष्ठ अधिकारी और ईमानदार पुलिसकर्मी मौजूद थे जो अद्वैत की मदद के लिए आए थे। उन्होंने तुरंत भ्रष्ट इंस्पेक्टर और दिग्विजय को हथकड़ियां लगा दीं, जिससे गांव में खुशी की एक बहुत ही जोरदार लहर दौड़ गई और लोग झूम उठे। अद्वैत ने अनन्या की ओर देखा और उसे महसूस हुआ कि उसकी 10 साल की लंबी और दर्दनाक तलाश आज सही मायने में पूरी हुई है। न्याय की इस जीत ने सबको भावुक कर दिया। मिस्टर खन्ना, जो शहर में बैठकर इस पूरी साजिश की डोर हिला रहे थे, उन्हें भी अद्वैत की टीम ने एक गुप्त ऑपरेशन में रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। अद्वैत ने राठौर एंटरप्राइजेस के उन सभी भ्रष्ट अधिकारियों को भी सस्पेंड कर दिया जिन्होंने 10 साल पहले अनन्या के परिवार के साथ गद्दारी की थी। अब हर तरफ केवल न्याय और सच्चाई की गूंज सुनाई दे रही थी, जिसने बुराई के काले साम्राज्य को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। अनन्या की आंखों में अब खुशी के आंसू साफ दिखाई दे रहे थे। अनन्या ने स्कूल के बच्चों को अपने पास बुलाया और उन्हें बताया कि आज का दिन उनकी शिक्षा और भविष्य की सबसे बड़ी जीत का एक ऐतिहासिक प्रमाण है। अद्वैत ने सबके सामने घोषणा की कि वह अपनी पैतृक संपत्ति का आधा हिस्सा गांव के कल्याण और नई यूनिवर्सिटी बनाने के लिए दान कर देगा। ग्रामीणों ने अद्वैत को अपना मसीहा मान लिया और उसे गांव के सम्मान का सबसे बहरा प्रतीक बताया, जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। अद्वैत का दिल अब पूरी तरह शांत और संतुष्ट था। पुलिस जब दिग्विजय को लेकर जा रही थी, तो गांव वालों ने उसे अपनी घृणा और तिरस्कार का स्वाद चखाया जो उसने बरसों तक उन्हें दिया था। अनन्या ने अद्वैत के पास जाकर उसका शुक्रिया अदा किया, लेकिन अद्वैत ने कहा कि असली जीत तो अनन्या की अटूट हिम्मत और उसके बलिदान की है। उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और उस स्कूल की इमारत की ओर देखा जो अब नए भारत का सपना देख रही थी। अतीत की काली छाया अब धीरे धीरे हमेशा के लिए मिटती जा रही थी। अद्वैत ने अपने सचिव को बुलाया, जिसने गद्दारी की थी, और उसे कानून के हवाले करने से पहले उसकी आंखों में झांककर उसे अपनी नैतिकता का पाठ पढ़ाया। उसने बताया कि पैसा कमाना आसान है, लेकिन विश्वास और चरित्र बनाना पूरी उम्र की मेहनत और तपस्या मांगता है, जो उसने कभी नहीं सीखी। सचिव ने अपनी गलती स्वीकार की और रोते हुए माफी मांगी, पर अद्वैत ने उसे उसके किए की सजा भुगतने के लिए भेज दिया। न्याय का चक्र अब पूरी तरह से अपनी गति पकड़ चुका था। शाम की लालिमा जब आसमान में फैली,
तो स्कूल का मैदान, जो कुछ देर पहले युद्ध का मैदान था, अब शांति और सुकून का केंद्र बन गया था। अद्वैत और अनन्या ने बैठकर उन पुराने दिनों को याद किया जब वे छोटे थे और दुनिया के इस क्रूर सच से बिल्कुल अनजान थे। उन्होंने तय किया कि वे मिलकर इस गांव को देश का सबसे आधुनिक और सुरक्षित स्थान बनाएंगे, जहां कोई भी गरीब दुखी न रहे। उनकी आंखों में अब एक नए और बहुत ही सुनहरे भविष्य के सपने सज रहे थे। अनन्या ने अपनी वह पुरानी डायरी अद्वैत को दी और कहा कि अब इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि सच अब पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। अद्वैत ने उस डायरी को अपने सीने से लगाया और महसूस किया कि यह केवल कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि अनन्या के 10 साल के संघर्ष का साक्षी है। उसने वादा किया कि वह इसे अपने जीवन की सबसे कीमती धरोहर मानकर हमेशा सुरक्षित रखेगा और कभी नहीं खोने देगा। उन दोनों के बीच अब कोई भी राज या पुरानी नफरत का हिस्सा बाकी नहीं रहा। हवेली के सुरक्षा गार्डों ने गांव वालों के साथ मिलकर एक बड़ा जश्न मनाया, जहां ऊंच नीच और अमीरी गरीबी का कोई भेदभाव अब कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। अद्वैत ने खुद लोगों को खाना परोसा और उनके बच्चों के साथ खेलकर यह साबित कर दिया कि वह अब एक बदला हुआ इंसान है। अनन्या ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और उसे लगा कि शायद यही वह अद्वैत है जिससे उसे कभी बहुत गहरा और सच्चा प्रेम हुआ था। नफरत की दीवारें अब प्यार के पुल में बदल चुकी थीं। रात के समय अद्वैत ने अनन्या को वह अंगूठी फिर से दिखाई जो वह 10 साल से अपने पास संभाल कर रखे हुए था और उसकी मनहूरी का इंतजार कर रहा था। इस बार अनन्या ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अद्वैत ने उसे वह अंगूठी पहना दी, जो उनके मिलन और एक नई शुरुआत का पवित्र संकेत थी। आसमान के तारे भी उनकी इस खुशी में शामिल लग रहे थे और चारों ओर केवल प्यार की खुशबू फैली हुई थी। उनकी कहानी अब अपने सबसे सुखद और गौरवशाली अंत की ओर बढ़ रही थी। ठाकुर दिग्विजय की हवेली को अब एक अनाथालय और महिला विकास केंद्र में बदलने का प्रस्ताव अद्वैत ने सरकार के सामने रखा, जिसे तुरंत स्वीकार कर लिया गया। अद्वैत ने कहा कि जिस स्थान से अन्याय की शुरुआत हुई थी, वहीं से अब समाज सेवा और प्रेम की नई किरण फूटेगी और सबको रोशन करेगी। अनन्या ने उसके इस महान विचार की बहुत सराहना की और उसे समाज के लिए एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व बताया जिसने खुद को बदला। यह बदलाव केवल बाहरी नहीं बल्कि बहुत ही आंतरिक और गहरा था। गांव के लोगों ने अद्वैत और अनन्या के सम्मान में एक बड़ा समारोह आयोजित करने का फैसला किया ताकि वे अपनी कृतज्ञता और प्यार प्रकट कर सकें। अनन्या ने अद्वैत को गांव की सादगी और यहाँ के लोगों के निष्कपट व्यवहार के बारे में बताया, जिसने अद्वैत के लोगों के उन्ने में अनन्या की लोग को कठोर दिल को पिघला दिया था। अद्वैत ने स्वीकार किया कि उसने शहर के शोर में असली जिंदगी का अर्थ खो दिया था, जिसे उसने यहाँ फिर से पा लिया। दोनों अब एक दूसरे के पूरक बनकर जीवन की राह पर चलने लगे थे। अगले कुछ दिनों में गांव की तस्वीर पूरी तरह बदलने लगी और निर्माण कार्य बहुत ही तेजी से और पूरी पारदर्शिता के साथ शुरू हो गया। अद्वैत खुद साइट पर जाकर काम की निगरानी करता था और मजदूरों के साथ बैठकर उनकी समस्याओं को सुनता और उन्हें तुरंत हल करता था। अनन्या ने शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी संभाली और यह सुनिश्चित किया कि हर बच्चे को आधुनिक शिक्षा और बेहतरीन संसाधन उपलब्ध हों। उनका यह छोटा सा गांव अब पूरे देश के लिए एक रोल मॉडल बनने लगा था। अनन्या के पिता के नाम पर बनी लाइब्रेरी का उद्घाटन करने के लिए खुद राज्य के बम्पे मंत्री आए और उन्होंने अद्वैत के कार्यों की बहुत प्रशंसा की। अद्वैत ने सारा श्रेय अनन्या को दिया और कहा कि वह केवल एक निमित्त है, असली प्रेरणा तो अनन्या का त्याग और उसका अटूट विश्वास है। अनन्या ने अपने पिता की तस्वीर पर फूल चढ़ाए और महसूस किया कि आज उनका सपना सच में पूरी तरह से साकार हो गया है। शांति का सवेरा अब उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। राठौर ग्रुप की छवि अब एक ऐसी कंपनी की बन गई थी जो केवल मुनाफे के लिए नहीं बल्कि सामाजिक सरोकारों और नैतिकता के लिए जानी जाती थी। अद्वैत ने अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य ही सेवा बना लिया था और उसने अपनी सभी विदेशी व्यापारिक यात्राएं फिलहाल के लिए रद्द कर दी थी। वह चाहता था कि वह अपना अधिकांश समय अनन्या और गांव के विकास के लिए समर्पित करे, जहां उसे असली सुख मिलता था। उसका यह निर्णय उसके सहयोगियों के लिए बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला था। अनन्या ने एक दिन अद्वैत से पूछा
कि क्या वह कभी शहर और अपनी उस पुरानी आलीशान जिंदगी को याद नहीं करता जो उसने पीछे छोड़ दी है। अद्वैत ने उसे बाहों में भरकर जवाब दिया कि जहां अनन्या है वहीं उसका संसार है और अब उसे किसी और वैभव की कोई चाह नहीं है। उन दोनों के बीच का यह अटूट विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी जिसने उन्हें हर बड़ी मुसीबत से सफलतापूर्वक बाहर निकाला था। उनकी प्रेम कहानी अब गांव के लोकगीतों का एक अभिन्न हिस्सा बन गई थी। अद्वैत ने स्कूल के मैदान में एक बड़ा बरगद का पेड़ लगाया जो समय के साथ बड़ा होकर सबको शीतल छाया और सुरक्षा प्रदान करने वाला था। उसने कहा कि यह पेड़ उनके प्यार और न्याय की इस लड़ाई का प्रतीक रहेगा जो आने वाली कई पीढ़ियों को सच्चाई का रास्ता दिखाएगा। अनन्या ने उस पेड़ को पानी दिया और प्रार्थना की कि यह गांव हमेशा ऐसे ही खुशहाल और सुरक्षित रहे जहां डर का कोई नाम न हो। सूरज की सुनहरी किरणें उन दोनों के चेहरों पर एक नई चमक बिखेर रही थीं। न्याय की यह लड़ाई अब अपने अंतिम पड़ाव पर थी जहां दोषियों को सजा मिल चुकी थी और निर्दोषों को उनका वाजिब हक और सम्मान वापस मिल गया था। अद्वैत और अनन्या अब एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले थे जहां केवल खुशियां और भविष्य की नई योजनाएं उनका इंतजार कर रही थीं। उन्होंने साबित कर दिया था कि सच्चाई की राह कठिन हो सकती है, लेकिन जीत हमेशा उसी की होती है जो कभी हार नहीं मानता। कहानी अब अपने समापन की ओर बढ़ रही थी। गांव की सुबह आज एक नई और अत्यंत उज्जवल किरण लेकर आई थी जो सदियों से छाए हुए अंधकार को पूरी तरह मिटाने के लिए पर्याप्त थी। चारों ओर पक्षियों की चहचहाहट और मिट्टी की सौंधी महक ने वातावरण को एक दिव्य शांति से भर दिया था जिससे हर ग्रामीण के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी थी। यह केवल एक साधारण दिन नहीं था बल्कि 10 साल के लंबे और कठिन संघर्ष के बाद मिलने वाली सच्ची स्वतंत्रता का एक बहुत ही गौरवशाली उत्सव था। सूरज की पहली सुनहरी किरणों ने नई स्कूल की इमारत को ऐसे चमका दिया जैसे वह सोने की बनी हो। स्कूल की नई भव्य इमारत अब पूरी तरह बनकर तैयार हो चुकी थी जो आधुनिक वास्तुकला और ग्रामीण सादगी का एक बहुत ही अद्भुत मेल लग रही थी। अनन्या ने बहुत ही गर्व के साथ अपनी नई कक्षा में प्रवेश किया जहां अब फटी हुई चटाइयों की जगह आरामदायक डेस्क और आधुनिक ब्लैकबोर्ड ने ले ली थी। उसकी आंखों में संतोष की एक ऐसी चमक थी जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन था, क्योंकि उसने अपने पिता के अधूरे सपने को आज अपनी आंखों के सामने साकार होते हुए देखा था। गांव का भविष्य अब सुरक्षित था। अद्वैत सिंह राठौर, जो कभी अपनी अकूत दौलत और सत्ता के घमंड में चूर रहता था, अब पूरी तरह से एक बदला हुआ और अत्यंत विनम्र इंसान बन चुका था। उसने अपने महंगे सूट को त्याग कर साधारण कुर्ता पायजामा पहनना शुरू कर दिया था ताकि वह गांव के लोगों के साथ जुड़ाव महसूस कर सके और उनकी समस्याओं को समझ सके। वह अब केवल एक कनेक्शन भी पहले कॉर्पोरेट टाइकून नहीं था, बल्कि गांव के विकास का एक समर्पित सेवक था जो दिन रात पसीना बहाकर बदलाव लाने में जुटा हुआ था। उसकी इस विनम्रता ने सबका दिल जीत लिया। अदालत से आज एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आई थी जिसने पूरे इलाके में न्याय की एक नई लहर और बहुत गहरा संतोष पैदा कर दिया था। ठाकुर दिग्विजय सिंह और मिस्टर खन्ना को उनके द्वारा किए गए जघन्य अपराधों और भ्रष्टाचार के लिए उम्र कैद की सख्त सजा सुनाई गई थी, जिससे बुराई का अंत हुआ। अद्वैत के भ्रष्ट सचिव को भी उसके विश्वासघात के लिए सलाखों के पीछे भेज दिया गया था, जिससे यह साबित हो गया कि कानून के हाथ बहुत लंबे और निष्पक्ष होते हैं। न्याय की जीत हुई थी। गांव में आज एक बहुत बड़े और रंगारंग उत्सव की तैयारी चल रही थी, जिसमें आसपास के कई गांवों के लोग भी बहुत उत्साह के साथ शामिल होने आए थे। अद्वैत ने इस समारोह का पूरा खर्च खुद उठाया था, लेकिन उसने इसे एक व्यक्तिगत जीत के बजाय पूरे गांव की सामूहिक सफलता और गौरव का नाम दिया। सड़कों को फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया था, जो रात के अंधेरे में किसी दुल्हन की तरह सुंदर और चमकीली लग रही थीं। हर तरफ केवल ढोल और संगीत की गूंज थी। अद्वैत और अनन्या ने एक साथ गांव की गलियों में पैदल भ्रमण किया, जहां हर बुजुर्ग ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया और बच्चों ने उन पर फूलों की वर्षा की। अद्वैत ने महसूस किया कि जो सम्मान और प्यार उसे यहाँ मिल रहा था,
वह उसे अपनी करोड़ों की कंपनी के आलीशान बोर्डरूम में कभी हासिल नहीं हो सकता था। अनन्या ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और कहा कि यही वह असली दौलत है जिसे उसने पिछले 10 सालों में बहुत मेहनत से कमाया है और सहेजा है। अद्वैत ने उसकी बात पर सहमति जताई, एक शांत मौन पर रुककर। अद्वैत ने अनन्या का हाथ बहुत ही कोमलता से पकड़ा और उसकी आंखों में झांकते हुए अपने दिल की पुरानी और दबी हुई बात कही। उसने उस दिन के लिए फिर से माफी मांगी जब उसने अहंकार में आकर स्कूल के मैदान में अनन्या को जबरन चूमा था और उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाई थी। उसने स्वीकार किया कि वह प्यार नहीं बल्कि उसकी सत्ता का एक बहुत ही गलत और शर्मनाक प्रदर्शन था जिसे वह अब कभी नहीं दोहराएगा। अनन्या ने उसकी ईमानदारी को महसूस किया। अद्वैत, तुमने खुद को जिस तरह बदला है वह मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी और कीमती भेंट है और अब मुझे तुमसे कोई भी गिला शिकवा नहीं है, अनन्या ने कहा। उसने बताया कि वह अब अद्वैत को एक अपराधी के बेटे के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे नायक के रूप में देखती है जिसने सत्य के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। उन दोनों के बीच अब समानता और गहरे सम्मान का एक ऐसा अटूट रिश्ता बन चुका था जिसकी नींव बहुत ही मजबूत और पवित्र थी। उद्घाटन समारोह के दौरान अद्वैत ने स्कूल की मुख्य दीवार पर लगी एक पत्थर की पट्टिका का अनावरण किया जिस पर अनन्या के पिता का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा था। पूरे गांव की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि उन्होंने उस ईमानदार शिक्षक को कभी नहीं भुलाया था जिसने उन्हें ज्ञान का पहला पाठ बहुत ही प्यार से पाया था। अनन्या ने अपने पिता की तस्वीर को नमन किया और उसे महसूस हुआ कि उनकी आत्मा आज स्वर्ग से उन्हें आशीर्वाद दे रही होगी और मुस्कुरा रही होगी। यह पल बहुत भावुक था। स्कूल के छोटे बच्चों ने एक बहुत ही सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने अनन्या और अद्वैत की बहादुरी और संघर्ष की कहानी को नाटक के माध्यम से दिखाया। उनकी मासूम कलाकारी ने सबका मन मोह लिया और अद्वैत को यह एहसास कराया कि उसने इन बच्चों के लिए एक बहुत ही सुरक्षित और सुंदर कल का निर्माण किया है। अनन्या ने बच्चों को गले लगाया और उनसे वादा किया कि वह ताउम्र उन्हें इसी तरह सही रास्ता दिखाती रहेगी और शिक्षित करती रहेगी। अद्वैत ने मंच से एक बहुत ही प्रभावशाली भाषण दिया जिसमें उसने घोषणा की कि राठौर ग्रुप अब एक सामाजिक उद्यम के रूप में कार्य करेगा जो ग्रामीण विकास के लिए समर्पित होगा। उसने अपनी कंपनी के मुनाफे का एक बहुत बड़ा हिस्सा ग्रामीण शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीकी कौशल विकास के लिए स्थायी रूप से आवंटित करने का ऐतिहासिक संकल्प लिया। उसके इस निर्णय की गूंज केवल गांव में ही नहीं बल्कि पूरे देश के व्यापारिक जगत में एक मिसाल के तौर पर सुनाई दे रही थी। अनन्या ने भी सभा को संबोधित किया और महिलाओं की शक्ति तथा शिक्षा के महत्व पर बहुत ही प्रेरक विचार साझा किए जिसने वहां मौजूद हर महिला को उत्साहित किया। उसने कहा कि गरीबी इंसान की पहचान नहीं हो सकती बल्कि उसकी मेहनत और ईमानदारी ही उसे दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पर ले जाने की ताकत रखती है। उसके शब्दों ने गांव की लड़कियों के मन में बैरी सपने देखने की एक नई और बहुत ही शक्तिशाली प्रेरणा जागृत की जो पहले कभी नहीं थी। समारोह के बाद अद्वैत अनन्या को उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे ले गया जहां उन्होंने बचपन में कई खूबसूरत शामें साथ बिताई थी और मासूम वादे किए थे। उसने अनन्या को एक छोटा सा सोने का लॉकेट भेंट किया जिसमें उन दोनों की बचपन की एक बहुत ही प्यारी तस्वीर लगी हुई थी जिसे उसने सालों तक संभाला था। अनन्या को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि अद्वैत ने उसकी यादों को इतनी शिद्दत और पवित्रता के साथ अपने दिल में आज भी सुरक्षित रखा था। मैंने 10 साल तक तुम्हें ढूंढा क्योंकि तुम मेरी आत्मा का वह हिस्सा थी जिसे मैंने अपने ही हाथों से बहुत पहले कहीं खो दिया था, अद्वैत ने भावुक होकर कहा। उसने बताया कि अनन्या के बिना उसकी सफलता का कोई अर्थ नहीं था और वह केवल एक चलती फिरती लाश की तरह अपनी जिंदगी जी रहा था। अनन्या ने उसका सिर अपने कंधे पर रखा और उसे यकीन दिलाया कि अब वे कभी भी एक दूसरे से एक दूसरे पर दूर नहीं होंगे, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। रात की ठंडी और सुकून भरी हवा में उन्होंने अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की और तय किया कि वे दुनिया भर में इसी तरह के मॉडल विकसित करेंगे।
अद्वैत ने शहर की अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल को पूरी तरह से अलविदा कह दिया था और अब वह इसी मिट्टी में रहकर अपनी जिंदगी का नया और सार्थक अध्याय लिखना चाहता था। अनन्या ने उसके इस फैसले का तहे दिल से स्वागत किया, क्योंकि वह भी अपने गांव को कभी छोड़ना नहीं चाहती थी। कुछ हफ्तों बाद गांव का नक्शा पूरी तरह से बदल गया था और यहाँ अब पक्की सड़कें, बिजली और स्वच्छ पानी की बेहतरीन सुविधा हर घर तक पहुंच चुकी थी। अद्वैत और अनन्या की शादी एक बहुत ही सादे समारोह में गांव के मंदिर में हुई, जहां कोई बाहर फिल्मी तामझाम नहीं, बल्कि केवल सच्ची श्रद्धा और प्यार था। ग्रामीणों ने उन्हें अपने परिवार के सदस्य की तरह विदाई दी और उनके सुखी वैवाहिक जीवन की बहुत दिल से कामना की। उनका मिलन ऐतिहासिक था। 5 साल बीत गए और अब वह छोटा सा गांव देश का सबसे विकसित और शिक्षित गांव बन चुका था, जिसकी चर्चा अब 7 समुंदर पार विदेशों में भी बहुत सम्मान से होती थी। अनन्या अब उस यूनिवर्सिटी की चांसलर थी और अद्वैत ने वहां एक बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर खोला था, जहां ग्रामीण प्रतिभाओं को निखारा जाता था और उन्हें बढ़ावा दिया जाता था। उनकी केजी मेहनत का फल अब पूरी दुनिया के सामने एक चमकते हुए सितारे की तरह साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। एक शाम जब वे अपने छोटे बेटे के साथ स्कूल के मैदान में टहल रहे थे, अनन्या ने अद्वैत को वह पुरानी डायरी दिखाई जिसे उसने अब बंद करके रख दिया था। उसने कहा कि अब हमारा अतीत केवल एक याद है और हमारा वर्तमान ही हमारी सबसे बड़ी और सच्ची जीत है, जिसे हमने साथ मिलकर बहुत संघर्ष से हासिल किया है। अद्वैत ने अपने बेटे को गोद में उठाया और उसे आसमान के चमकते तारों की ओर इशारा करते हुए ऊंचे सपने देखने की सीख दी। राठौर ग्रुप अब केवल एक नाम नहीं था, बल्कि वह सामाजिक न्याय और कॉरपोरेट नैतिकता का एक बहुत ही बड़ा और वैश्विक प्रतीक बन चुका था, जिसे सब सम्मान देते थे। अद्वैत ने साबित कर दिया था कि एक इंसान का चरित्र उसकी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उसके द्वारा लिए गए सही और कठिन फैसलों से तय होता है, जो वह समाज के लिए लेता है। अनन्या उसके साथ साए की तरह खड़ी रही और उसे हर कदम पर सही रास्ता दिखाने में मदद की। गांव के स्कूल की घंटी अब केवल छुट्टी का संकेत नहीं देती थी, बल्कि वह ज्ञान के एक नए युग के उदय की घोषणा करती थी, जो हर रोज नई उम्मीदें लेकर आता था। अनन्या के पिता का वह पुराना और जर्जर स्कूल अब एक ज्ञान का मंदिर बन चुका था, जहां से हजारों होनहार बच्चे पढ़कर देश की सेवा के लिए पूरी तरह तैयार होकर निकल रहे थे। यह उन दोनों के निस्वार्थ प्रेम और अटूट समर्पण की सबसे बड़ी और सच्ची जीत का एक जीवंत प्रमाण था। अनन्या ने खिड़की से बाहर देखा और उसे वह दिन याद आया जब अद्वैत की कार ने धूल उड़ाई थी और उसकी जिंदगी में अचानक एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया था। वह आज उस तूफान के लिए भी ईश्वर की बहुत आभारी थी, क्योंकि अगर वह न आता तो शायद उसे अद्वैत का यह बदला हुआ रूप और यह सुख कभी नहीं मिलता। अद्वैत ने उसका हाथ थाम लिया और वे दोनों डूबते हुए सूरज की लालिमा में एक दूसरे के साथ पूरी तरह विलीन हो गए। कहानी का यह सुखद अंत हमें सिखाता है कि चाहे वक्त कितना भी कठिन क्यों न हो और दुश्मन कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और प्रेम की अंततः हमेशा जीत होती है। अद्वैत और अनन्या की यह दास्तान आने वाली कई पीढ़ियों तक सुनाई जाएगी कि कैसे एक अहंकारी अरबपति ने प्यार और पश्चाताप की राह पर चलकर खुद को और पूरी दुनिया को बदल दिया। न्याय का सूरज अब हमेशा के लिए उनके जीवन के क्षितिज पर चमकता रहेगा और रोशनी फैलाता रहेगा।